लास्ट टाइम पे म्यूचुअल इंडक्टेंस तक की बात हो गई थी, तो अब क्या पढ़ाना है? सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ तक हो गया था ना? कुछ प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? नो सर। यहीं तक पढ़ाया था ना प्रियांशु? यस सर। चलो फिर सेल्फ इंडक्टेंस देखें। अब सेल्फ इंडक्टेंस में कुछ नहीं, एक कॉइल है, यहाँ पे तो बनाया भी नहीं फिगर। वही है, एक ही कॉइल बना लो बस, खाली फिगर बनाना चाहो तो। एक कॉइल है, कोई दो दो कॉइल्स है नहीं। उसी में करंट भी उसी में पास करवाएंगे। कुछ अलग भी नहीं होने वाला है। तो I12 नाम भी देने की जरूरत नहीं है। कॉइल में भी 12 नाम देने की किसी चीज को जरूरत नहीं है, ना फ्लक्स को ना किसी और चीज को। है ना? दो तो है नहीं, सिंगल ही है। क्लियर? कुछ भी डाउट? नो सर। ठीक है ना? तो मेन वही मैटर है कि हम लोगों को इसमें दो चीजें नहीं है, इसी वजह से कोई नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। तो सिर्फ आई नाम दे दिया कि आई करंट इसमें फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से फाई भी मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है। और एक कॉइल में तो एन कॉइल्स हैं, एन टर्न्स हैं टोटल। तो सब में एन फाई भी होने लगेगा फ्लक्स लिंकेज, जो कि इज इक्वल टू, या अगर बोले प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा क्या यहाँ पे? एल आई, क्योंकि इसी कॉइल की करंट की वजह से इसी कॉइल में फ्लक्स की बात की जा रही है। तो इसीलिए यहाँ जो इंडक्टेंस आएगा वो होगा सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है? और उसका सिंबल होता है कैपिटल एल। यस सर। ठीक। यस सर। अब इसको या तो सेल्फ इंडक्टेंस बोल लो, ठीक, टेंस ANCE, और या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोल सकते हो ऑफ द कॉइल। सही है, कोएफिशिएंट लगाओगे तो इंडक्शन हो जाएगा। ठीक, और कोएफिशिएंट नहीं लगाओगे, सिर्फ सेल्फ करके बोलने वाले हो, तो इंडक्टेंस बोलोगे। ठीक, ये ध्यान रखना है। हो गया, ये चीज हो गई। यहाँ पे भी जैसे वहां पे निकाला था, तो यहाँ पे भी कुछ चीजें करके हम सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी कॉइल का। क्लियर है? तो पहले थोड़ा और चीजें देखते हैं। एन फाइव बी इज इक्वल टू तो हो गया एल आई। ठीक। तो वैसे अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि ये किया था ना, ये नहीं किया था, डिफरेंशिएट किया था तो यस सर। ईएमएफ निकाला था, तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो निकाल रहे हैं। ठीक। तो इसको कर दो दोनों तरफ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो क्या होगा? लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन एन फाइव बी का होने वाला है, डी बाई डी टी। ठीक। राइट साइड में डिफरेंशिएशन एल आई का होने वाला है। सही है। और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है एन, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। और राइट साइड में कांस्टेंट है इंडक्टेंस। हमने बताया था ना, इंडक्टेंस को आई एन फाइव बी इन सबसे कोई मतलब नहीं है, इंडक्टेंस अलग ही प्रॉपर्टी है यस कॉइल सर। की। तो इसीलिए ये आ जाएगा बाहर, ये कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? चलो अब आगे देखें। तो इसका मतलब यहाँ पे डी आई बाई डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे डी फाइव बी बाई डी टी हो जाएगा। क्लियर? लेकिन माइनस माइनस अगर हम दोनों तरफ लगा दें, -1 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये होगी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। और जो राइट में आएगा वही ईएमएफ का फॉर्मूला बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है? यस सर। ठीक, देखो कुछ नहीं किया गया है, सिंपली ईएमएफ निकाल लिया गया है। फ्लक्स लिंकेज से निकाल सकते हैं ना, डी बाई डी टी कर दो, आ जाएगा। तो राइट में भी कर दिया, आ गया। क्या आया? -LdI/dt। यहाँ पे क्या आया था? -MdI/dt। फर्क कितना है? यस सर। ठीक, फर्क एम इतना और है एन। कि यहाँ पे करंट दूसरी कॉइल वाली थी, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है। तो जब हम यस सर। E1 निकालेंगे तो di/dt में I2 होगा, M होगा, ये आएगा। और जब हम E2 निकालेंगे तो di/dt में I1 होगा। ये ध्यान रखना, पलटेगा भी। यस सर। सही। यानी कि इनर कॉइल की वजह से, इनर कॉइल में करंट की वजह से आउटर कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये हम अगर निकालेंगे तो एम डी आई वन बाई डी टी होने लगेगा, माइनस तो लगेगा ही। ठीक। यहाँ पे कोई 1 2 है नहीं, तो इसीलिए सीधे सीधे ईएमएफ इज इक्वल टू -LdI/dt। क्लियर कट हो गया? मतलब ये यूज कर सकते हैं हम,
जैसे एक रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज देखना होता है तो क्या लिखते हैं, आई आर। एक कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, क्योंकि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और चार्ज उस पर Q है, Yes, sir. Q बाई सी। यहाँ पे V लिखना होता है तो आई आर। वैसे ही एक इंडक्टर के लिए जब V लिखना होगा तो वो V वो EMF ही तो होता है ना, ठीक है, पोटेंशियल Yes, डिफरेंस sir. उसका। तो EMF क्या लिखेंगे हम, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और ये आई कैपिटल स्मॉल वो अलग मैटर है, जहाँ पे ऐसा सिंबल ये लिख सकते हैं डायरेक्टली हम, यानी कि इस पे किरचॉफ विरचॉफ लगाना पड़ा तो फिर ऐसे ही करेंगे। क्लियर हुआ, यही है, ठीक, समझ में आ गई बात। Yes, sir. हम्म, तो बस यही था। अब यहां से हम एल निकाल सकते हैं, यहां से नहीं, इसमें से, है ना। एल आई इज इक्वल टू एन फाइव बी है, तो एन फाइव बी निकाल के एल आई नहीं निकाल सकते हैं, एल नहीं निकाल सकते हैं, आई तो कैंसिल हो जाता है तुम जानते हो, अभी हम रखेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा। वही चीज Yes, sir. एन की वैल्यू क्या रख सकते हैं, एन एल। फाइव बी क्या होता है, Yes, sir. बी ए, यानी कि मैग्नेटिक A. फील्ड इनटू एरिया, ठीक। लेकिन यहाँ पे लूप का एरिया, अगर लूप की रेडियस आर ली गई थी, मतलब जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस अगर आर ली गई है तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सही। और बी Yes, sir. इंटू बी जो है, तो बी एक सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई के बराबर। नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, लेकिन जो दो दो एन क्यों आएंगे फिर, वहां पे दो एन आते थे क्या, नहीं आते थे, एन स्क्वायर होता था। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं नहीं सॉरी, एन वन एन टू आता था ना वहाँ पे, हाँ ठीक है ठीक है, एन स्क्वायर क्यों आएगा, यहाँ एन स्क्वायर आएगा, यहाँ एक ही टाइप का तो है ना। क्लियर, स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन बाई एल, तो कैपिटल एन क्या हो गया, Yes, स्मॉल एन sir. इंटू एल, है ना। एक ये चीज है। दूसरा, यही वाले स्मॉल एन के बेसिस पे सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं म्यू नॉट एन आई, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। तो टोटल क्या आया, आई से तो आई हो गया कैंसिल, बचा क्या, एल इज इक्वल टू क्या बचा, म्यू नॉट एन स्क्वायर, क्योंकि दो एन है, पाई आर स्क्वायर एल, सही। उसी के जैसा नहीं आ रहा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के जैसा, फर्क कितना है, यहाँ एन स्क्वायर है Yes, म्यूचुअल sir. इंडक्टेंस में, यहाँ पे एन वन एन टू आ रहा था प्रोडक्ट, है ना, बस इतना ही फर्क है। यहाँ पे आर स्क्वायर है, वहां आर वन आ रहा था, यहाँ पे एल है, वहां पे भी एल था, क्योंकि एल तो सेम ही लिया गया था ना उसमें, इसलिए वहां एल वन Yes, एल टू sir. नहीं था। ये हो गया दूसरा। इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो हो गया वैक्यूम में, यानी कि अगर इसके अंदर कुछ है नहीं, मान लो इसके अंदर कोई कोर और कुछ है, तो उस मटेरियल के बेसिस पे उसका एक परमिएबिलिटी आने लगेगा, तो एल इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा ये, उस मटेरियल की परमिएबिलिटी आने लगेगी, यहाँ पे फ्री स्पेस की नहीं आएगी अगर खाली जगह नहीं है सोलेनोइड के अंदर, कंडक्ट इंडक्टर के या इंडक्टर, हाँ इंडक्टर के अंदर, समझे। कॉइल के अंदर अगर खाली जगह है, ठीक है, Yes, एयर sir. है या वैक्यूम है, तब तो म्यू नॉट आएगा, सही है, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है खाली जगह, कोई चीज है फील्ड, तो उसका परमिएबिलिटी आएगा, जिसको हम म्यू नॉट म्यू आर भी लिख सकते हैं, पता है सबको, एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ठीक। तो जैसे रिक्वायरमेंट वैसा फॉर्मूला। क्लियर हुआ, म्यू नॉट एन स्क्वायर हो गया ना, ए एल, यहाँ ए एल बेसिस पे ले लिया गया है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर को ए ही रख दिया है, रख सकते हैं, इनकी मर्जी। हम्म, Yes, sir. मतलब इतना है, कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। ये पाई आर स्क्वायर, जैसे मान लो वैल्यूज में आर ना दिया हो, सीधा एरिया ही दे दिया हो, तो क्या करोगे, सीधे पाई आर स्क्वायर की जगह पे रखोगे उसको, जो भी एरिया दिया होगा, तब आर क्यों रखोगे, या आर क्यों निकालोगे, सीधे इसकी जगह पे रख सकते हो ना उठा के। तो हम अगर ऐसे देखना चाहें तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल होने लगेगा, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक, सेल्फ इंडक्टेंस, सही है, कुछ डाउट। No, sir. आगे चल रहे हैं फिर हम, हटाएं इसको।
ठीक है। अब L इज इक्वल टू तो N फाइव बी बाई आई भी तो होता है ना, क्योंकि L I इज इक्वल टू क्या था, N फाइव बी, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N फाइव बी अपॉन आई हो जाएगा। Yes, sir. तो अगर हम उसको यहाँ रखते हैं, यहाँ से पाई कहाँ गया, अच्छा हाँ सॉरी ए में है वो, तो ए में है, तो कुछ किया तो है नहीं, कुछ नहीं किया, ऐसे ही लिख दिया फालतू में, उसका क्या, अरे ऐसे ही फालतू, कुछ भी नहीं है, हमें लगा कुछ समझाने लायक हो, ये तो वही चीज लिखी हुई है और ये वो वाले फॉर्मूले से लिखा हुआ है। यानी कि अगर हमें फाई नहीं पता है और म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस के बेसिस पे ही निकालना है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बस यही कर सकते हैं, एन फाइव बी अपॉन आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, तो यहीं से तो लेके ही आए थे हम, इसी से तो बनाया था ये वाला, तो फिर से क्यों लिख रहे हैं, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा, समझ पा रहे हो, म्यू नॉट की जगह म्यू आर म्यू नॉट आने लगेगा अगर कोई डिफरेंट मटेरियल उसके अंदर फिल्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन, उसके अंदर हमने सोलेनॉइड के अंदर डाल दिया है ना, अंदर खाली स्पेस में, तो मटेरियल की परमिएबिलिटी आने लगेगी, और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक, अच्छा रिलेटिव परमिएबिलिटी की यूनिट क्या होती है, प्रियांशु, तुषार, रिलेटिव परमिएबिलिटी की यूनिट क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि भले उसका नाम रिलेटिव परमिएबिलिटी है पर एक्चुअली वो परमिएबिलिटी नहीं है, बस रेशियो है, किसका, परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसीलिए तो ये रिलेटिव है। ऐसे ही एप्सिलॉन आर की भी कोई यूनिट नहीं होती है, याद है एप्सिलॉन आर को ही तो के बोल दिया गया था ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्लियर हुआ, तुषार, प्रियांशु, आवाज आ रही है ना, Yes, sir. क्लियर हुआ ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी की यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक, तो ठीक से सोच समझ के आंसर देना अगर एग्जाम में आता है तो। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्री, कैसे पता चल रहा है, उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एन जो है वो ज्योमेट्री रिलेटेड चीज ही तो है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब अगर एक यूनिट लेंथ में 1 2 3 4 5 6 7 टर्न्स हैं, ठीक है, या 6 टर्न्स हैं, और इतने ही लेंथ में, सेम इतने ही लेंथ में अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लेंथ, तो फिर एन बदल जाएगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बदल गया, तो देख रहे हो, Yes, sir. ऐसी डेंस कॉइल के लिए अलग हो जाएगा, तो ये सब तो ज्योमेट्री पे ही बेस्ड हो गया ना, तो एन क्या हो गया, ज्योमेट्री बेस्ड, ए क्या है, एरिया ऑफ लूप, यानी कि हम इतना बड़ा बड़ा टर्न्स बना रहे हैं या छोटे छोटे टर्न्स बना रहे हैं, एरिया उस पर भी डिपेंडेंट है, ठीक है, और लेंथ पे भी डिपेंडेंट है, एक्चुअली कितना लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हम यूज कर रहे हैं वहां पे, ठीक, तो अल्टीमेटली सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल पे डिपेंडेंसी हो रही है, और कॉइल के अंदर क्या है उस पे भी, वो भी तो ज्योमेट्री ऑफ कॉइल के अंडर ही आता है ना, कि सेल्फ उसके अंदर क्या है, तो अंदर जो भी मटेरियल होगा उसकी परमिएबिलिटी। क्लियर हुआ, तो इसीलिए बोला गया, अल्टीमेटली फाइनली डिसाइड हो गया कि ये ज्योमेट्री ऑफ कॉइल पे ही डिपेंडेंट है, ठीक, और परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंडेंट है, जैसे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस भी था, जैसे कि कैपेसिटेंस भी था, जैसे कि रेजिस्टेंस भी था, ठीक, समझ में आया ना, क्लियर है अच्छे से, यस सर। हम्म, अब थोड़ा देखते हैं यहाँ से क्या लिखा हुआ है, द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ, बात यह है कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आता है ई, वो बैक ईएमएफ होता है, क्यों, माइनस एल डी आई बाई डी टी आने का मतलब क्या है, ये करंट का जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना, उस डायरेक्शन में ये ईएमएफ नहीं आएगा, माइनस बता रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो इसका मतलब ये उल्टा होगा, इसीलिए इसको बोल रहे हैं
रिवर्स यानी कि बैक ईएमएफ। समझे कुछ? यस सर। ये करंट जा रहा है, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे, ऐसे ऊपर गया। तो इस डायरेक्शन में करंट होने से क्या होगा, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए, ठीक है, लेफ्ट साइड। मतलब कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो लेफ्ट वर्ड होगी, ठीक। नॉर्थ इधर बनेगा लेफ्ट में और साउथ बनेगा राइट में। तो ये करंट अगर इंक्रीज कर रही है तो ये फ्लक्स भी तो इंक्रीज कर रहा होगा ना इस तरफ। सोचो जरा, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तो करंट को एक बार हम इंक्रीज लेते हैं, एक बार डिक्रीज, चेंज होने की बात हो रही है ना। करंट के चेंज को ये ईएमएफ अपोज कर रहा है ना, यहाँ पे फिलहाल साफ दिख रहा है, ये करंट का यस चेंज है, सर। माइनस शो कर रहा है कि इसको अपोज कर रहा है। जैसे कि फाइव में हुआ था, डेल डी फाइव बी बाई डी टी होता था, तो उसमें हम बोलते थे ना कि हाँ फ्लक्स के चेंज को अपोज कर रहा है। वैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये करंट के चेंज को अपोज कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अगर फ्लक्स करंट क्या है, इंक्रीज कर रही है, तो फ्लक्स जो है इस साइड वाला फ्लक्स वो भी इंक्रीज कर रहा होगा। और ईएमएफ किस बेसिस पे इंड्यूस होता है, हमेशा फ्लक्स को अपोज करने के लिए, यानी कि फ्लक्स डिक्रीज करवाना चाहेगा, सही। तो फ्लक्स डिक्रीज करवाना चाहेगा तो उसको क्या करना चाहिए, राइट साइड फ्लक्स बनाना चाहिए इस तरफ, तभी तो जो पहले से फ्लक्स है वो डिक्रीज होगा ना, क्योंकि पहले से फ्लक्स लेफ्ट साइड है। तो एक राइट साइड फ्लक्स बना के डिक्रीमेंट आ जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। और फ्लक्स को राइट साइड बनाने के लिए किस तरफ से करंट की जरूरत पड़ेगी, ऐसे कि करंट यहां से अंदर जा रही हो और यहां से बाहर आ रही हो, मतलब कि राइट वर्ड इसका फ्लक्स आने लगेगा, नॉर्थ पोल राइट वर्ड में बनेगा। आई बात समझ में? और ये तो देखो ओरिएंटेशन है, ये इसका उल्टा है, इसमें यहां से करंट ऊपर जा रही थी, यहां से नीचे आ रही थी, इसमें यहां से नीचे आ रही है और यहाँ पे ऊपर जा रही है। सेम लूप के हिस्से में देखो, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, तो कैसा, ये तो क्लॉकवाइज टाइप हुआ, उस तरफ बनेगा नॉर्थ, ठीक। और यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर, तो फिर इस तरफ बनेगा नॉर्थ। आ रही बात समझ में? ये चक्कर है, ठीक। रिवर्स ईएमएफ डेवलप हुआ है, यानी कि ये उल्टी उल्टी डायरेक्शन में करंट बनाएगा, इस करंट के ऑपोजिट बनाएगा, रिवर्स करंट बनाएगा। बात समझ में आई ना? तो रिवर्स करंट बनाने के लिए ईएमएफ भी तो रिवर्स डेवलप होगा। क्लियर हुआ? यानी कि इस तरफ से, इस तरफ से, ठीक है, समझ में आया? यस सर। ईएमएफ में यानी कि इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव। यहां से करंट जाएगी इस कॉइल में, ऐसे करके एंटर करेगी। एक मिनट बता रहे हैं, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ठीक। ऐसे करके करंट जाएगी और ऐसे जाके ऐसे एंटर करेगी। तो देखो इससे जा रही है ना ऐसे अंदर, फिर इधर घूमेगी, फिर ऐसे जाएगी। आई बात समझ में? तो ये जो नई करंट डेवलप हुई, ये नए ईएमएफ की वजह से तो हुई है। इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव होगा तभी तो ये पॉसिबल है। और ये जो करंट आ रही थी, ये कैसे आ रही थी, इस तरफ पॉजिटिव रहा होगा, इस तरफ नेगेटिव, तभी तो इधर से गोल गोल घूम के उस तरफ गई ना। समझ रहे हो, हाई टू लो जाती है करंट। यस सर। यही बात है। तो ये ईएमएफ उल्टा डेवलप हुआ ना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, बैक ईएमएफ। क्लियर हुआ? बस यही है, ठीक। द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो क्या होता है, बैक ईएमएफ बोला जाता है। इज ऑल्सो कॉल्ड द बैक ईएमएफ एज इट अपोजेस any change in the current in a circuit. Physically, the self-inductance plays the role of inertia. क्योंकि inertia भी क्या होता है पता है, कि हम जाना चाह रहे हैं इधर, मतलब इसको लेके जाना चाह रहे हैं इधर, लेकिन ये यहीं बैठा रहना चाह रहा है, नहीं जाना चाहता है। बॉडी इन मोशन वांट्स टू बी इन मोशन एंड बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू बी एट रेस्ट वाला केस इनर्शिया होता है ना। एक प्रॉपर्टी बॉडी की कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहती है, नहीं बदलना चाहती है, रिलैक्स रहना चाहती है। सही है? तो सुन रहे हो ना? यस सर। इनर्शिया किस चीज की वजह से आता है पता है? क्या ना हो तो इनर्शिया नहीं होगा, पता है? हम लोग की बॉडी से ऐसा क्या हटा दिया जाए तो इनर्शिया हट जाएगा, या किसी भी बॉडी से ऐसा क्या हटा दिया जाए तो इनर्शिया हट जाएगा?
बस हाँ, तो मतलब इनर्शिया नहीं हट सकता है, समझे? मास हटा दिए थे किसी भी बॉडी से, एक ब्लॉक का भी मास गायब कर दो, इनर्शिया भी गायब हो जाएगा। यदि जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया होगा, समझे? मतलब उतना कम रुकने की या स्टेट ऑफ मोशन ना चेंज करने की टेंडेंसी होगी। इनर्शिया का मतलब ही है कि नॉट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, चेंज मतलब स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदलना चाहता है। रुका है तो रुके रहने में उसको मजा आ रहा है, चल रहा है तो चलने में उसको मजा आ रहा है, अब रुकना नहीं चाहता है। समझ रहे हो? तो यही है। क्लियर? और इनर्शिया को तोड़ने के लिए ही हमको जरूरत पड़ती है फोर्स की, ठीक? हमेशा, कभी भी। आई बात समझ में? तो यहां पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है अपोज कर रहा है चेंज इन करंट को, सही? तो फिजिकली अगर देखें तो ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है एल, ये इनर्शिया जैसा ही तो काम कर रहा है। ये नहीं चेंज होना चाह रहा है, ये नहीं चेंज करना चाह रहा है कॉइल को, लेकिन फिर भी चेंज हो रहा है। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स, समझे? मतलब इसमें एल और उसमें मास एक जैसा काम कर रहे हैं, इनर्शिया बनाने का काम कर रहे हैं, समझे? यस सर। क्लियर? देखो कैसे पता है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, या आई कैपिटल ले लो स्मॉल ले लो। वैसे ही जैसे ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एम ए, और ए क्या होता है, डी वी बाई डी टी, समझ रहे हो? सर। तो एम किसकी तरह से काम कर रहा है, इनर्शिया की तरह से काम कर रहा है। मतलब सॉरी, मतलब यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो इनर्शिया की तरह से काम कर रहा है, जैसे कि फिजिकल चीजों में मास इनर्शिया की तरह से काम करता है। बस यही है। तो सेल्फ इंडक्टेंस प्लेज अ रोल ऑफ इनर्शिया, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ द ऑफ मास इन मैकेनिक्स, मास की जैसा यहाँ काम करता है। सो वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ इन स्टैब्लिशिंग द करंट, यानी कि अगर तुमको तब भी करंट को इंक्रीज करना है, ये बैक ईएमएफ आने के बाद भी ये करंट को तुमको इंक्रीज करना है, तो तुमको वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्सफुली इस करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉइल की प्रॉपर्टी तो इसको कर रही है अपोज, समझे? जैसे कि एक मास को हम चलाते हैं तो वो मास तो नहीं चलना चाहता है, वो तो अपोज कर रहा है, तो तुमको फोर्स लगा के उस मास को चलाना पड़ेगा, तो तुमको करना पड़ेगा वर्क। ऐसे ही, आई बात समझ में? यस सर। बिल्कुल वैसे ही। तो बस ठीक है, वर्क करना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे वर्क। काम करने ही तो दुनिया में आते हैं लोग। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और यही जो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, ये इस कॉइल में एक मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, समझ रहे हो? तो फिर ये भी कैपेसिटर जैसा नहीं हो गया, बस फर्क इतना है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जा रही थी, यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस आ रही थी जो कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रुक जाती थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी जो कि मैग्नेटिक प्लेट्स के बीच में रुक जाएंगी, समझे? इसीलिए यहाँ पे ये वर्क ही स्टोर हो जाता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि अगर तुम तब भी करंट को बढ़ा पाए, तुमने वर्क कर लिया, तो वो एनर्जी में स्टोर हो जाएगा तुम्हारा, समझे अच्छे से? क्लियर है ना? यस सर। इन स्टैब्लिशिंग द करंट लिखा है ना, वर्क नीड्स टू बी डन द बैक, हाँ ठीक है, ये हो गया। द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द करंट आई एट एन इंस्टेंट इन द करंट इन द सर्किट, द रेट ऑफ वर्क डन। ये रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है? होता है कि नहीं? हम्म? यस सर। पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ वर्क डन, यही तो बात हो रही है, रेट ऑफ वर्क डन अपॉन टाइम ही तो हुआ, तो इसीलिए पावर हो गई वो। यानी कि हम पावर निकाल रहे हैं एक्चुअली, इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर में डेल्टा डब्ल्यू ना लिख के हम डी डब्ल्यू की बात करेंगे, इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं ना, और छोटा स्मॉल टाइम लेंगे उसमें, ठीक?
तो हम निकाल रहे हैं पावर। क्लियर है? Yes, क्लियर है? sir. क्या होती है पावर? वी आई। और यहाँ पे क्या हो जाएगी पावर? ई आई। बस खाली ई की वैल्यू लेनी है, उसका साइन नहीं लेना है। होता वो बैक ईएमएफ है, पर हमको बैक से मतलब नहीं है। ठीक, आई समझ में? अब P इज इक्वल टू वी आई हो गया। ई की वैल्यू रख सकते हैं, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या आने लगेगा? ई की वैल्यू क्या आने लगेगी जो यहाँ पे निकाली थी पीछे? Sir, L. वही एल। L D I बा. हाँ, एल आई डी आई बाई डी टी, क्योंकि आई भी तो है ना, ये आई एल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल आई डी Yes, आई sir. बाई डी टी। अब डी टी को हम कर सकते हैं कैंसिल, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा क्या? एल आई डी आई। यानी कि हमको निकालना था वर्क, लेकिन हम गए पावर से वर्क पे। सही, पहले पावर निकाली, इजी था, वी आई होता है, आराम से निकल आता है, इसीलिए वहां से स्टार्ट किया। और पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी भी होता है, इसीलिए वहीं से स्टार्ट किया हमने। क्लियर हुआ? तो इसीलिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई। अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इस तरफ तो डी डब्ल्यू है रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन का, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में? W. डब्ल्यू। और राइट साइड में क्या होगा? एल, और हाँ बस एल बाहर आ जाएगा, क्योंकि आई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आई तो बाहर नहीं आने वाला, आई डी आई का इंटीग्रेशन करना Yes, sir. पड़ जाएगा, मतलब मेनली आई का इंटीग्रेशन डी आई के रिस्पेक्ट में। सही है ना? और Yes, करंट sir. कहाँ से कहाँ तक लेके जानी है? 0 टू आई मान लेते हैं। मान लो अब आई की मैक्सिमम रेंज आई है, और 0 से डेवलप करना स्टार्ट किया था, क्योंकि शुरू में तो करंट बढ़ रही होगी ना ऐसे करके, तो Yes, sir. 0 से लेके आई तक हमको करंट को लेके जाना है। मिनिमम लिमिट 0, मैक्सिमम लिमिट आई। तो हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा इंटीग्रेशन पहले ये बताओ? एक्स टू द पावर एन का लगेगा ना यहाँ फॉर्मूला, क्या आएगा? Yes, sir. क्या आएगा बताओ? तुषार, तुम कहाँ गायब हो? कुछ बोलो, कुछ बताओ। इंटीग्रेशन क्या आएगा? डी एक्स बार डी आई बाई डी टी। क्या? डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी? कुछ भी हवा में? अच्छा, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या बताया था हमने? एक्स की पावर वन। बहुत बढ़िया, बेवकूफ। एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस Sir, वन। एन प्लस वन। X. हाँ, तो यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन थोड़ी ना हुआ, वो तो इंटीग्रेशन का रिस्पेक्ट है, लिखा जाता है खाली। इंटीग्रेशन किसका करना है? एक्स टू द पावर एन का। ठीक, वो तो रिस्पेक्ट लिखने के लिए लिखा जाता है। यहाँ पे डी आई का इंटीग्रेशन थोड़ी ना करना है, किसका करना है? आई का। और आई क्या है? एक्स की पावर एन जैसा ही तो है। आई की पावर यहाँ पे क्या है? 1। तो इंटीग्रेट होके क्या हो जाएगी? आई टू द पावर 2, 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, डिवाइड बाई 1 प्लस 1, यानी कि 2। आएगा या नहीं आएगा? जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर। आएगा ना? चलो, अब हम एक बार अपर लिमिट रखेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो फाइनल यानी कि अपर लिमिट पहले रखेंगे, तो आई स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट बाद में रखेंगे, 0 स्क्वायर बाई 2। आई की जगह पे एक बार आई, और आई की जगह पे एक बार 0। तो अब ये 0 स्क्वायर बाई 2 मतलब 0 हो जाएगा, और 0 को माइनस करेंगे आई स्क्वायर बाई 2 में से, तो आई स्क्वायर बाई 2 ही बचेगा। यानी कि अल्टीमेटली क्या बचेगा? Yes, sir. एल आई स्क्वायर बाई 2, है ना? तो इसको हाफ एल आई स्क्वायर लिख सकते हैं, वर्क को। और यही वर्क किस में स्टोर होगा? Yes, sir. मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में। आई बात समझ में? क्लियर है? पक्का? Yes, sir. यस सर। दिस एक्सप्रेशन रिमाइंड्स अस ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर। देखो, फिर से एम की जगह किसने ले ली? एल ने ले ली, और वी की जगह किसने ले ली? आई ने ले ली। जैसे कि E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी था, F इज इक्वल टू एम ए था। ठीक, तो A की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं ना।
तो देखो आई की जगह यहाँ पे भी वी ने Yes, ले sir. रखी थी और एल की जगह एम ने, तो देखो हाफ एम वी स्क्वायर भी तो एनर्जी होती है काइनेटिक वाली। ठीक, तो ये एनर्जी एक जैसी लग रही है। For the mechanical kinetic energy of a particle of mass m and shows that L is analogous to m। यहाँ पे फिर से लग रहा है कि L m से एनालॉगी शो कर रहा है। ठीक, that is L is electrical inertia। हम सेल्फ इंडक्टेंस को क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। आई बात समझ में? एंड अपोजेस ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन द सर्किट। ना करंट को ठीक से आने देता है, ना करंट को ठीक से जाने देता है। ग्रोथ हो रही होगी करंट की, यानी कि करंट इंक्रीज होगा तो भी इसको दिक्कत है, करंट डिक्रीज होगा तो भी इसको दिक्कत है। क्लियर हुआ क्या बात हो रही है? Yes, sir. है ना? जैसे मास चल रहा है तो उसको रोकने में भी दिक्कत है, फोर्स लगता है, और मास रुका हुआ है तो उसको चलाने में भी दिक्कत है। समझे? जैसे कि रुकी हुई बॉल को फेंकने में भी ताकत लगती है, फोर्स लगता है, वर्क करना पड़ता है। ठीक, और चलती हुई बॉल को हाथ से रोकने के लिए भी ताकत लगती है, फोर्स लगता है, वर्क करना पड़ता है। सेम बात है। क्लियर? तो यहाँ पे भी करंट की ग्रोथ को भी अपोज और डिके को भी अपोज। डिके मतलब बाहर, मतलब कम होना, डिक्रीमेंट होना। ठीक, कंसिडर द जनरल केस ऑफ करंट्स फ्लोइंग साइमल्टेनियसली इन टू नियर बाय कॉइल्स। आसपास की कॉइल्स में अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो क्या? द फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल विल बी द सम ऑफ टू फ्लक्सेस। मतलब कंसिडर द जनरल केस ऑफ करंट्स फ्लोइंग साइमल्टेनियसली इन टू नियर बाय कॉइल्स, मतलब ये लोग कह रहे हैं कि एक कॉइल ऐसे रख दो, ठीक, और एक और इसके बगल में कॉइल रख दो ऐसे, और एक में करंट फ्लो ना करवाओ, दोनों में ही फ्लो करवा दो। I1 I2 म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला सिस्टम बनने लगेगा। लेकिन दोनों में फ्लो करवाने के चक्कर में होगा क्या कि दोनों में म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। मतलब वन की वजह से वन में, वन की वजह से टू में, टू की वजह से वन में, ऐसे वाला चक्कर फंसने लगेगा। समझे? तो Yes, लिखा sir. है ना, कंसिडर द जनरल केस ऑफ करंट्स फ्लोइंग साइमल्टेनियसली इन टू नियर बाई कॉइल्स, जो बगल बगल में है उनमें। नियर बाई ऐसे भी हो सकती है और नियर बाई ऐसे भी हो सकती है। ऐसे है, एक और एक कॉल ऐसे। ठीक, तो इसका जो फ्लक्स बनेगा ऐसे, वो जब इससे भी क्रॉस करने लगेगा, ठीक है, ये चीज है। तो द फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल विल बी द सम ऑफ टू फ्लक्सेस। एक कॉइल में फ्लक्स मतलब इस कॉइल में फ्लक्स, इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स मिला के आएगा, क्योंकि इसमें भी करंट थी, इसका अपना भी फ्लक्स था, तो ये दोनों फ्लक्स ऐड होके आएंगे, ये यही कहना चाह रहे हैं। ठीक, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। द फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल विल बी द सम ऑफ टू फ्लक्सेस। एक कॉइल में जो फ्लक्स है वो दोनों का सम होगा। विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों का एक कॉइल में सम करके पूरा टोटल फ्लक्स आएगा। क्योंकि इसका फ्लक्स इससे भी पास कर रहा होगा, यानी कि इसका वाला फ्लक्स इससे पास कर रहा होगा और इसका फ्लक्स इससे भी पास कर रहा होगा, बगल बगल में रखी है ना, इस वजह से। तो किसी भी एक में को अगर तुमको फ्लक्स निकालना है या फ्लक्स लिंकेज निकालना है तो वो दोनों की वजह से होगा। आई बात समझ में? समझे Yes, कि sir. नहीं? तो अगर हम फ्लक्स लिंकेज निकालें कॉइल 1 पे तो N1 ∅1 हो जाएगा वो। फ्लक्स लिंकेज निकालें Yes, कॉइल sir. 1 पे तो N1 ∅1 हो जाएगा। लेकिन पहले आएगा कि फ्लक्स उसके खुद की वजह से, वन की वजह से वन पे फ्लक्स, सही, और दूसरा टू की वजह से वन पे फ्लक्स, या फिर वन पे फ्लक्स ड्यू टू टू। ये दोनों चीजें होंगी ना, यानी कि Yes, sir. फ्लक्स ऑन वन ड्यू टू वन एंड फ्लक्स ऑन वन ड्यू टू टू, क्योंकि फ्लक्स ऑन वन ही निकाल रहे हैं ना। किसका लिंकेज निकाल रहे हैं? वन का। N1 ∅1 इसीलिए तो लिया है, वन का लिंकेज निकाल रहे हैं। तो फ्लक्स ऑन तो वन ही रहेगा, लेकिन एक बार उसकी खुद की वजह से होगा और एक बार उसके बगल वाली कॉइल की वजह से होगा, टू की वजह से। तो 1 1 1 2, इन दोनों को करना पड़ेगा ऐड। समझे? तो 1 1 वाले केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट 1 1 आएगा, जिसको तुम सेल्फ इंडक्टेंस भी एक्चुअली बोल सकते हो, पर यहाँ पे इन्होंने फिलहाल लिख दिया है, बाद में कन्वर्ट कर देंगे ये लोग।
M11 लिख सकते हैं और क्या I1 उसकी खुद की करंट की वजह से खुद ही की कॉइल में है ना, समझ रहे हो ना, दोनों ऐड होंगे। Yes, sir. दूसरा 1 2 वाले में क्या, अब 1 वाले में इंडक्टेंस ड्यू टू सेकेंड कॉइल, तो करंट भी सेकेंड कॉइल वाली ही ली जाएगी इस वाले केस में, उनका टोटल मिला के ये Yes, फ्लक्स sir. लिंकेज आएगा। समझ पा रहे हो ना क्या क्या बात हो रही है, बिल्कुल साफ साफ बात है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉइल 1 में कॉइल 1 की वजह से भी फ्लक्स होगा, कॉइल 2 की वजह से भी फ्लक्स होगा, तो टोटल फ्लक्स ऐड करके ही तो आएगा ना, ये बात हो रही है बस। क्लियर हो गया, बस यही है। Yes, sir. तुषार कंफ्यूजन तो नहीं है तुषार? यस सर। कंफ्यूजन है? तो ये N1 और M1 और I1, ये M1 M2 कैसा है? हम समझ रहे थे कंफ्यूजन यही होगी। सुनो, हम कॉइल 1 में फ्लक्स लिंकेज निकाल रहे हैं। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, N5, तो N1 Phi1 इसलिए लिखा है, दो कॉइल हैं, दो कॉइल, ठीक है। तो एन हम फ्लक्स कॉइल 1 में फ्लक्स लिंकेज निकाल रहे हैं, समझ रहे हो ना, N5 निकाल रहे हैं, तो कॉइल 1 में निकालेंगे तो N1 Phi1 होगा ना उसका नाम। यस सर। लेकिन कॉइल 1 में फ्लक्स उसके खुद की वजह से भी है और बगल वाली कॉइल की वजह से भी फ्लक्स है, दोनों फ्लक्स हैं, तो हमको दोनों निकाल के ऐड करना पड़ेगा ना। यस सर। तो उसके खुद की वजह से जो फ्लक्स है वो इतना आएगा, उसमें इंडक्टेंस का कांस्टेंट लगेगा M11, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 1 या फिर विद रिस्पेक्ट टू 1, वैसे तो ये सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। और करंट इन 1, फर्स्ट कॉइल में फर्स्ट कॉइल की करंट की वजह से ही फ्लक्स आएगा, तो यही तो होगा ना। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया एक फ्लक्स, ठीक। अब सेकेंड कॉइल की वजह से भी फर्स्ट पे फ्लक्स आएगा, वो कितना होगा, यानी कि दूसरी सेकेंड कॉइल है उसकी वजह से इस पे फ्लक्स कितना होगा, तो वो होगा M12, उसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट आएगा वो आएगा वो M12, यानी कि 1 मतलब म्यूचुअल 1 इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, 2। 2 के रिस्पेक्ट में, है ना। और क्योंकि ये सेकेंड कॉइल की वजह से फ्लक्स है, तो इसीलिए क्या आएगा, I2, सेकेंड कॉइल की वजह से है ना I1 में फ्लक्स, तो I2 नहीं आएगा। यस सर। क्लियर हुआ, इसीलिए ये दोनों फ्लक्स निकाले और दोनों को कर दिया ऐड, तो आ गया 1 में फ्लक्स। ठीक है, कुछ डाउट है? नो सर। हाँ, अब हम ये आ चुका है तो यहां से ईएमएफ निकाल सकते हैं फर्स्ट कॉइल में। ईएमएफ कैसे निकालते हैं पता है, एन डी फाई बाई डी टी होता है वैसे तो हम दोनों तरफ क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम, तो क्या होगा, लेफ्ट में क्या आएगा, N1 डी फाई वन बाई डी टी, क्योंकि N1 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। राइट में क्या होगा, M11 बाहर आ जाएगा, डी आई वन बाई डी टी होगा, ठीक। M12 बाहर आ जाएगा, डी आई टू बाई डी टी होगा। कुछ डाउट है? नो सर। No, तो sir. अगर हम सब में लगा दें माइनस, -1 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ इक्वेशन में, तो सब जगह क्या आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस। क्लियर, क्यों लगाया, क्योंकि एन डी फाई बाई डी टी नहीं होता ईएमएफ, माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है ईएमएफ, ठीक। और ये Yes, sir. क्योंकि कॉइल 1 का लिया गया है इसीलिए ईएमएफ भी 1 में इंड्यूस्ड वाला आएगा, क्या आएगा, -M11 डी आई वन बाई डी टी माइनस M12 डी आई टू बाई डी टी। क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया ना? Yes, sir. लेकिन एक बात बताओ, ये M11 का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 1, 1 की वजह से 1 में क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया ना, खुद की वजह से खुद में तो Yes, sir. सेल्फ हो गया ना, तो हम इसीलिए इसको रिप्लेस कर देंगे L1 से, क्योंकि ये फर्स्ट वाली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हो गया ना एक्चुअली, तो इस सिंबल को रिप्लेस कर देंगे बस हम L1 से, तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू माइनस L1 डी आई वन बाई डी टी
तो इससे और साफ पता चल रहा है ये चीज अब, ज्यादा साफ। di2/dt, देखो साफ साफ। ये कौन सा ईएमएफ होता है? सेल्फ इंडक्टेंस वाला ईएमएफ। सेल्फ ये कौन सा ईएमएफ होता है? म्यूचुअल म्यूचुअल। इंडक्टेंस वाला ईएमएफ। तो देखो दोनों को ऐड करके टोटल ईएमएफ आया है। समझ रहे हो? ऐसे ही होता है। क्लियर हुआ? यस बस सर। यही है। आया समझ में? इसको और अच्छे से दोबारा घर में 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तब और ज्यादा सही से क्लैरिटी आती है। 2 बार 3 बार क्या, 1 2 बार ठीक से एक एक स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ता है। मेरे बता देने से बाद में जाओगे भूल, साफ बता रहा हूं। प्रॉब्लम होने लगेगी, कम समझ में आने लगेगा, क्वेश्चंस कम हो पाएंगे। समझ में तो आ जाएगा, अभी सही से आ जाएगा, लेकिन वो चीज उतर जाती है क्योंकि बड़ी छोटी छोटी बहुत सारी डिटेल्स है ना, कि यहाँ पे क्या, वहां पे क्या, ये कैसे, वो क्यों। बहुत सारी डिटेल्स हैं, कनेक्टेड हैं। मैक्सिमम याद रहेंगी अगर सही से फुल कंसंट्रेशन पे रहोगे तो मैक्सिमम याद रहेंगे, लेकिन तब भी अगर 20% डिटेल तुम भूल लेना तो कंफ्यूजन 80% आने लगेगी। तुम 80% डिटेल्स याद है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर 20% डिटेल भूल गए तो कंफ्यूजन 80% आएगी, क्योंकि बाकी सब चीजें भी तो कंफ्यूज करेंगे ना उसी डिटेल की वजह से, सेम डिटेल की वजह से। यही चक्कर है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है दोबारा घर में। समझे? कुछ डाउट किसी को? नो सर। नो अब सर। हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसी जनरेटर। हम्म, तो जनरेटर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, मतलब कन्वर्ट, हम्म, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इसीलिए बोलते हैं जनरेटर, है ना? यस सर। और इलेक्ट्रिसिटी को किस सिग्निफिकेंस में देखते हैं? एक्चुअली ये करंट जनरेट करता है ना? तब करंट को ही तो इलेक्ट्रिसिटी यस सर। इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं वो है क्या? एक्चुअली करंट ही तो है। यस सर। करंट आ रही, करंट जा रही, वही। तो करंट प्रोड्यूस करता है, और करंट कैसे आएगी? ईएमएफ से। मींस अल्टीमेटली वो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, या इंड्यूस करता है बोल सकते हो, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नॉट प्रोडक्शन, ठीक है? प्रोड्यूस करने का क्या मतलब होता है कि तुमने अपनी कुछ चीजें मिक्स की हैं, कोई रॉ मटेरियल यूज किए हैं, उससे कुछ बनाया है, कोई एक प्रोडक्ट बनाया है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूस करना। और इंड्यूस करने का मतलब होता है उसी की प्रॉपर्टी को खाली तुमने जगा दिया है, ऐसा करके कुछ अपना कुछ ऐसा किया ताकि उसकी एक प्रॉपर्टी ऑन हो गई, तुमने कुछ दिया नहीं, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस हो जाना। सही? तो जनरेट किया है, इंड्यूस ही किया है एक तरह से, ठीक है? तो जनरेटर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो करंट का जनरेटर है, ईएमएफ का जनरेटर है ना? सही है। एसी जनरेटर क्या हो जाएगा? तो अल्टरनेट करंट जनरेटर। जनरेट। हम्म, ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करेगा। लेकिन इससे पहले 10th में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? डीसी जनरेटर या डायनामो, यस याद है? सर। यस सर। ऐसे बोलते थे ना, डायनामो बोलते थे या डीसी जनरेटर बोलते थे। डीसी जनरेटर पढ़ चुके हैं, सही। तो डीसी जनरेटर क्या करता था? तो मतलब डीसी डायरेक्ट करंट को जनरेट करता है। डायरेक्ट। डायरेक्ट डीसी जनरेट करता था, है ना? है ना? ऐसा ही है? यस सर। यस सर। नहीं है ऐसा। हम्म, वो भी एसी ही जनरेट करता है, वो डीसी जनरेट नहीं करता है। फिर क्यों उसको डीसी जनरेटर बोलते हैं? बताओ। क्योंकि जो उससे आउटपुट लिया जाता है बाद में, वो डीसी में होता है। एक्चुअली वो डीसी को जनरेट नहीं कर रहा है, वो भी एसी को ही जनरेट कर रहा है, लेकिन हम बीच में लगा देते हैं कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर उस ए एसी को कन्वर्ट कर दे रहा है डीसी में। और हमको अल्टीमेटली आउटपुट किस में मिल रहा है? डीसी में।
समझे? इस वजह से उसको डीसी जनरेटर बोलते हैं। एक्चुअली वहां भी जनरेट एसी ही होती है, डीसी जनरेट नहीं हो सकती है। समझ रहे हो? अभी तो फिलहाल नहीं, आगे हो जाएगी तो पता नहीं। ऑल्टरनेटिंग करंट ही जनरेट होती है। अभी देखेंगे, दिखाएंगे क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये बताओ, जनरेटर क्या करता है? मतलब कि कौन चला गया, कौन आ गया? यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, कब मुझे से नहीं आ रीजॉइन रही करा। थी? क्या नहीं सुना तुमने? सर जब आप बता रहे थे एसी वो डीसी क्यों बोलते हैं जनरेटर को, हाँ, डीसी मैं नहीं तो जनरेटर सुन तो पाया था। होता नहीं ना। डीसी जनरेटर नहीं होता, मतलब कि जनरेट डीसी नहीं होती है कभी भी। वो तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं कम्यूटेटर लगा के डीसी में, लेकिन जनरेट उसमें भी एसी ही होती है। समझे? यस सर। हम्म ऑल्टरनेटिंग करंट ही जनरेट होती है, डायरेक्ट करंट जनरेट नहीं होती है। हम्म तो कैसे फिर, क्या करना यस पड़ेगा? सर, मतलब कि अच्छा ये बताओ पहले कि जनरेटर, कम्यूटेटर हटा देंगे सर। तो फिर एसी मिलने लगेगी? नहीं, पूरी तरह ऐसा यस भी सर। नहीं है। पूरी तरह ऐसा भी नहीं है, खाली कम्यूटेटर हटा देंगे और काम हो गया। और भी बहुत सारी चीजें लगाई जाती हैं। हम्म वैसे तो इतने से सिंपल काम हो जाता है, लेकिन फिर भी एसी जनरेटर सिंपली हो तो वैसे जाता है। कम्यूटेटर हटा दिया, देखो, हटा दिया बस, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हो वहां पे क्या लगा होता था? एक ऐसी करके डिवाइस लगी होती थी। हम्म ऐसे होती थी, उसमें बीच में ऐसे प्लेट, इंसुलेटिंग प्लेट होती थी। ये कंडक्टर है, ठीक है, ये भी कंडक्टर है, साइड में पूरी थिकनेस, और ये बीच में सैंडविच के जैसे, ये बीच में इंसुलेटर है। समझ पा रहे हो ना क्या बात हो रही है? यस सर। तो इससे क्या होता था, मतलब साइड में भी यहाँ पे इंसुलेटर है, ऐसे पतली सी प्लेट इंसुलेटर की आई हुई, ठीक उस तरफ भी। यानी कि ऊपर कंडक्टर, नीचे कंडक्टर, बीच में इंसुलेटर, सैंडविच के जैसे। समझे? तो यस सर। इससे होता क्या था, जब ये कांटेक्ट बना रहा है इस ब्रश, एक ब्रश से, तो इससे करंट आ रही है या जा रही है, तब ये वाला दूसरे ब्रश से कांटेक्ट बना रहा होता है। ठीक, जब तक करंट पलटती है तो ये भी पलट चुका होता है, ये गोल घूम चुका होता है, रोटेट हो चुका होता है आधा। ठीक है, जब तक इसमें करंट पलट जाती है, करंट पहले इस डायरेक्शन में होती है, फिर इस डायरेक्शन में आ जाती है, फिर इस डायरेक्शन में होती है, फिर इस डायरेक्शन में आ जाती है। समझे? करंट नहीं आती है, मतलब ये घूम के उस तरफ जा चुका होता है इस चक्कर में। ठीक है, ये बात यस सर। समझती है। इसकी वजह से इसमें जनरेट एसी कभी हो ही नहीं रही होती है, सॉरी डीसी कभी जनरेट हो ही नहीं रही होती है, एसी ही जनरेट हो रही होती है। अच्छा तुम खुद सोचो, ये अभी करंट इसमें ऐसे है मान लो, हम्म अब अगर ये रोटेट कर गया, 180 डिग्री रोटेट कर गया, तो ये वाली आर्म यहाँ पहुंच जाएगी और ये वाली आर्म यहाँ, मतलब पीछे से घूम के यहाँ पहुंच जाएगी। समझे? घूम जाएगा ना? यस सर। तो अब यस ये सर। वाली आर्म यहाँ, जब यहाँ पहुंच चुकी होगी, तो तुम्हें क्या लगता है उसमें इधर करंट जनरेट होगी ना? अब उसमें इधर करंट जनरेट होगी। यानी कि अगर एक ही आर्म को देखें तो जब ये इधर थी तब इस आर्म में इधर करंट थी, और जब ये पलट के इस तरफ आ चुकी है तो अब इसी आर्म में, सेम आर्म लेस में इस तरफ रेक्टेंगल। करंट है। क्या हुआ? यस सर। कुछ कह रहे हो? नो सर। समझ में आया कि ये घूम के जब इस तरफ आएगा तो यही वाली आर्म में, जिसमें इधर करंट थी, जब ये इधर आ चुका होगा घूम के, तो इसी वाली आर्म में करंट का डायरेक्शन पलट जाएगा, नीचे से ऊपर की जगह ऊपर से नीचे होने लगेगा। तो ये तो ऑल्टरनेटिंग हो गई ना, ये तो ऑल्टरनेट हो गया ना, आधे में करंट इधर और आधे में करंट इधर। फिर ये जब घूम के इधर जाएगा तो फिर करंट इधर आ जाएगा। समझे? यस सर। पक्का ना यस तुषार? सर। हाफ हाफ यस साइकिल सर। में करंट अपनी डायरेक्शन बदल रही है, तो ऑल्टरनेट ही तो जनरेट हो रहा है ना एक्चुअली। जनरेट कभी भी डीसी नहीं होती है,
यहाँ पे हम ऐसा कुछ लगा देते हैं कि जनरेट अल्टरनेट भी हो तो वो घूम के हमको उसी तरफ मिले, जिस तरफ से हम चाह रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मिले, डीसी सोर्स डीसी मिल जाए, वो अलग मैटर है। क्लियर? बस यही है। तो ये तो हम लोग एक बार देख भी चुके हैं, तुम लोगों को याद होगा, टॉर्क वॉर्क निकाला है हम लोगों ने, यस सर। सब किया है, तो फिर सब कुछ तो निकाल ही चुके हैं इसमें से। अब उल्टा काम है, लेकिन थोड़ा फर्क है इसमें। अब पहले हमने करंट दी थी और टॉर्क निकाला था, अब हम इसको रोटेशन देंगे और उसकी वजह से कितनी करंट आ रही है ये निकालेंगे। सही? यस क्योंकि सर। जनरेटर में क्या करते हैं, जनरेटर का काम क्या है पता है? कौन सी एनर्जी को कौन से में चेंज करता है? सर फॉसिल एनर्जी को, मतलब जो डीजल पेट्रोल होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। अच्छा, नहीं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल। एनर्जी में चेंज करता है। वो तो फॉसिल वाला हमने लगा रखा है मोटर चलाने के लिए, ताकि वो उसको रोटेट करवाता रहे, लेकिन जनरेटर को एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी चाहिए एक साइड से, समझे? रोटेशन चाहिए उसको एक साइड से, जो कि मैकेनिकल एनर्जी के अंडर आता है, और वो रोटेशन देने के लिए इंजन लगाया जाता है, उसमें डीजल पेट्रोल लगता है, वो अलग मैटर है। लेकिन अच्छा, तुम बाइक चलाते हो, डीजल पेट्रोल अल्टीमेटली तुम्हें क्या दे रहा है? मैकेनिकल एनर्जी ना, यस सर। समझे? यस। तो जिसको तुम जनरेटर बोलते हो, वो एक्चुअली पूरा जनरेटर नहीं है, वो जनरेटर और एक इंजन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है? क्योंकि हाथ से ही कोई खड़ा होकर घुमाता नहीं रहेगा ना उसको। अगर ये कर सकते होते तो अपना धीरे धीरे एनर्जी बनती रहती। ठीक है, हमें कोई इंजन की उसमें जरूरत नहीं थी, कोई डीजल पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कोई खड़ा होकर ना करे, वो अपने आप चलता रहे, इस वजह से हमने फिर उसको पीछे लगा दिया, समझे? इंजन को घुमाने के लिए, जैसे टायर के लिए लगाते हैं, और जैसे व्हील को घुमाने के लिए लगाते हैं बाइक में या फिर कार में। सही? क्योंकि वहां भी तो क्या मिल रही है हमको? फ्यूल से मिल क्या रहा है? केमिकल एनर्जी से हमको मिल रही है मैकेनिकल एनर्जी बाइक वाइक में, क्योंकि मैकेनिकली वो वर्क करती है ना बाइक की, तो लेके जा रही है हमको कहीं। ठीक है? यस समझे? सर। यही बात है। यस। तो ये करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट, तो हम इसको क्या करेंगे? घुमाएंगे, रोटेट करवाएंगे। तो इन्होंने रोटेशन का डायरेक्शन दे दिया है, यानी कि ये वाली आर्म ऊपर जाएगी, ये वाली आर्म नीचे जाएगी, ऐसा होगा। ठीक? तो अब जरा देखो, ये वाली आर्म ऊपर जा रही है, वेलोसिटी इसकी ऊपर है, ये वाली आर्म नीचे जा रही है, वेलोसिटी इसकी नीचे है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर जब वेलोसिटी उसको मिलती है, मूव करता है, तो क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसमें करंट आने लगती है। यस सर। याद आया? तो करंट आ जाएगी तो हमारा काम तो हो जाएगा ना, जनरेटर से यही तो करवाना है, करंट ही तो लानी है, क्या दिक्कत है? ठीक है? तो जब ये कंडक्टर ऊपर मूव कर रहा होगा, क्योंकि ऐसे रोटेशन देने से होगा क्या? ये आर्म ऊपर जाएगी, ये आर्म नीचे जाएगी, यही तो होगा ना? यस सर। यस। तुषार, समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है। तो ये जब मूव करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो हम फोर्स कैसे निकालेंगे? इसके ऊपर के सारे चार्जेस भी तो ऊपर ही मूव करेंगे फिर, है ना? इसके ऊपर फ्री चार्ज है, कंडक्टर कंडक्टिंग लूप है ना ये, तो चार्ज भी ऊपर मूव करेंगे। तो चार्ज अगर इस तरफ मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि नॉर्थ टू साउथ होगा ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, ऐसे यस मैग्नेटिक फील्ड सर। का डायरेक्शन है। तो हम कैसे निकालेंगे कि फोर्स चार्जेस पे किस तरफ लगेगा, या हम कैसे निकालेंगे कि करंट किधर आएगी? क्योंकि बात यह है, फोर्स चार्ज पे जब वो वेलोसिटी में है चार्ज, तो लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर। लेकिन क्योंकि ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, इसीलिए साइन थीटा हो जाएगा 1। सही है? साइन 90 होके 1 हो जाएगा, यस सर। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी भी बचेगा। लेकिन सोचो जरा, चार्ज को हम जिस तरफ चलाएंगे, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, जिस तरफ चलाएंगे वही तो करंट आएगी ना, डायरेक्शन। यस सर। तो एक्चुअली हम क्यू वी बी से वी क्रॉस बी वाला जो करते भी हैं,
उससे निकालते तो फोर्स हैं, लेकिन उसी डायरेक्शन में चार्ज चलेगा। कंडक्टर पे जो चार्ज है ना वो उसी डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो इससे हम क्या निकाल पाएंगे? एक्चुअली करंट का डायरेक्शन निकाल पाएंगे यहां पे V क्रॉस B से। समझ में आई बात? क्योंकि चार्ज अगर उधर यस चल सर। दिया, अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आए तो पहले फोर्स निकाल लो, फिर करंट के बारे में समझ लेना। मतलब यहाँ पे एक चार्ज है, कंडक्टर पे हर जगह पे फ्री चार्ज होगा ना, क्यू 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 हर जगह होगा। यस तो सर। यहाँ पे वो चार्ज है, कंडक्टर को अगर हमने ऊपर चलाया तो चार्ज भी तो ऊपर ही चला ना। साफ बात है, चार्ज भी ऊपर की तरफ चलने लगेगा, क्योंकि कंडक्टर पे ही तो बैठा है चार्ज। ट्रेन में तुम हो, ट्रेन चली तो तुम भी चले, साफ बात। तो चार्ज को अपवर्ड वेलोसिटी मिली और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी, तो फोर्स किधर लगेगा बताओ जरा, यहाँ पे बताओ। यहाँ पे ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, चार्ज की वेलोसिटी का। तो V क्रॉस B करके F निकालना पड़ेगा फोर्स। यस सर। तो करो, ये है V, ये। इनवर्ट द पेज। हाँ, इनवर्ट द पेज यहाँ पे, और यहाँ पे देखो तो किधर आएगा? V क्रॉस B इधर आएगा, कंडक्टर पे ऊपर की तरफ, इधर परपेंडिकुलर है ना, देखो ध्यान से। यस सर। तुम यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे आईज है तुम्हारी तो अपवर्ड पेज। ना। इनवर्ट द पेज ठीक से करो, V क्रॉस B, V की डायरेक्शन में फिंगर्स और B की डायरेक्शन में घुमाना है, राइट हैंड के फिंगर्स को। थंब पेज के अंदर जाएगा ना, बाहर थोड़ी ना आएगा। यस सर। आया ना? और यहाँ पे देखोगे तो इस तरफ जाएगा थंब, कंडक्टर पे उस तरफ। समझे? तुम्हारी आंखें यहाँ पे हैं, अगर इस वाले फिगर के हिसाब से देखें तो आंखें कहाँ हैं? यहाँ हैं। समझ पा रहे हो ना? यस सर। ये V है, तो आंखें यहाँ पे हैं, तो फिर कैसा दिखेगा? इनवर्ट द पेज ही तो दिखेगा। तो इनवर्ट द पेज इसके लिए क्या होगा? कंडक्टर के ऊपर हो जाएगा, कंडक्टर के ऊपर इस तरफ। और सोचो जरा, अगर पॉजिटिव चार्ज को कंडक्टर के ऊपर इधर फोर्स मिल गया, तो पॉजिटिव चार्ज तो इधर चलने लगेगा ना। अगर Q इधर चलने यस सर। लगा तो क्या होगा? इधर क्या होगा? इसका Q का हम वो निकाल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो। और इसको क्या बोल सकते हैं? करंट। आई। करंट बोल देंगे, मतलब करंट इस तरफ डेवलप हो गई। यस समझ सर। में बात आई या नहीं आई? आ गई ना? यस सर आगे। इसमें देखें, ऐसे वाले रोटेशन के हिसाब से देखो, इसमें तो होगा नहीं, इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ही नहीं होता है। वो बात नहीं है। यस सर। इसमें क्यों नहीं होगा? इस तरफ रोटेट करने में क्या है कि इसका जो रोटेशन है, ये वाला आर्म ऊपर जाएगा, आधा आधा नीचे जाएगा। अब कुछ चार्ज ऊपर जा रहे हैं, कुछ चार्ज नीचे जा रहे हैं। तो आधे चार्ज ऊपर गए, उन पे इस बी की वजह से फोर्स लगा उस तरफ, आधे चार्ज नीचे गए, उन पे इस बी की वजह से फोर्स लगा इस तरफ। तो दोनों फोर्स तो ऑपोजिट हो गए, चार्ज ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। वैसे भी ये चार्ज के चलने का डायरेक्शन नहीं है, चार्ज तो इधर या इधर चलना चाहिए। तो इसीलिए इस पे कोई भी करंट डेवलप नहीं हो पाएगी, अल्टीमेटली जीरो करंट डेवलप हो जाएगी इस पे। समझे? मतलब इसकी खुद की वजह से जीरो करंट डेवलप होगी, लेकिन ये जो जा रही है ये तो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ जा सकती है। क्लियर? यस सर। अब इस कंडक्टर को देखते हैं, इतने वाले हिस्से को। ऐसे रोटेशन देंगे तो ये नीचे जाएगा, डाउनवर्ड। सही है, ये नीचे जाएगा। अब ये नीचे जाएगा तो इसके ऊपर रखा हर चार्ज नीचे जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी यही डायरेक्शन में है, ठीक, लेकिन अब चार्ज जा रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। तो क्या होगा? V क्रॉस B सर आउटवर्ड। आउटवर्ड द पेज होगा। आउटवर्ड यहां कैसा दिखेगा? इस तरफ। समझ में आ रही बात? यस सर। यहाँ पे तो इस तरफ दिखेगा ना ये। तो फोर्स इधर लगा तो चार्ज चलने भी लगेगा इस तरफ, यानी कि चार्ज इधर चलेगा तो करंट भी किधर आएगी? इधर ही। जिस तरफ चार्ज चलेगा उधर करंट आ जाएगी। साफ बात।
कुछ डाउट है? नो सर। तुषार, नो सर, तुषार डाउट है? नो सर। नहीं ना? चलो, तो जब इसमें इस तरफ करंट है और इसमें इस तरफ करंट है, इन दोनों में नहीं है, तो नहीं है का मतलब क्या, ये वाले सपोर्टिव हो जाएंगे ना, यही फ्लो होके यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी। क्लियर हुआ? ऐसे ही हो जाए। तो इस लूप में करंट आ गई, ठीक, लेकिन इस लूप का एक एक सिरा हमने ज्वाइन कर रखा है ना कहीं पे। यस ये सर। देखो, ऐसे है, ऐसे है, यहाँ से करंट आनी चाहिए और यहाँ पे करंट जानी चाहिए। ये देखो, ये वाली जो है ना आर्म, ये यहाँ जाके कनेक्ट हुई है इससे, इस वाले से कनेक्टेड है ये, इससे कनेक्टेड नहीं है। ध्यान रखना, पीछे से नजर आ रही है, दिख नहीं रही है, ये देख रही हो, देख रहे हो, इस तरफ से आएगी ये। क्लियर हुआ? ये देखो, पीछे से आई है। समझ में आ रही है ना बात, क्या कह रहे हैं हम? यस सर। ये दो यस। स्लिप रिंग्स हैं, ये दो स्लिप रिंग्स हैं, ठीक, स्लिप रिंग्स बोलते हैं इनको। ये रिंग ऐसे टच कर करके निकलती हैं यहाँ से, ठीक है, स्लिप रिंग्स इसीलिए बोलते हैं इसको। तो ये दो स्लिप रिंग्स हैं, तो इसमें एक वाली इससे कनेक्टेड है, इससे, ठीक, और ये वाली स्लिप रिंग इस वाले से कनेक्टेड है। समझे? तो ये वाली स्लिप रिंग की तरफ से ऐसे करंट आएगी, देखो, फिलहाल अभी इस वाले इस वजह से। समझ पा रहे हो? तभी तो यहाँ पे ऐसे जाएगी ना, ऐसे फ्लो बन पाएगा ना। यस सर। ठीक, आगे ये करंट इधर आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो इस स्लिप रिंग पे पहुंचेगी करंट, तो इधर जाएगी, इधर से ऐसे करके इधर जाएगी यस ना। सर। ठीक, तो क्या बन गया, ईएमएफ बन गया ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि इससे करंट जा रही है और इससे करंट आ रही यस है। सर। ईएमएफ डेवलप हो गया, बस हमें इधर हम स्टोर कर सकते हैं चार्ज को जनरेटर से, या फिर यूज कर सकते हैं सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ? लेकिन यस सर। यहाँ पे बात हुई थी अल्टरनेटिंग करंट लाने की। अब जरा इसको पलटते हैं, इसके नाम रख लेते हैं ए, बी, सी, डी, ठीक है, और इसको पलट देते हैं। जब पलट चुका होगा, 180 डिग्री घूम चुका होगा, हम मान रहे हैं अब ये 180 डिग्री घूम चुका है, तब ये बी यहां आ चुका होगा। समझ पा रहे हो? ए यहां आ यस चुका सर। होगा, डी यहां, और सी यहां, ए बी सी डी ऐसे हो गए होंगे। समझे? अब ध्यान देना, सही से, बिल्कुल सही से, गौर से। अब हम ये हटा रहे हैं, ये भी हटा रहे हैं। अब ये वाली आर्म सी डी, तुमको याद है ना, इस स्लिप रिंग से जुड़ी हुई थी, तो वो उसी से जुड़ी है, बदल नहीं रही है। समझे? सी डी सर। स्लिप रिंग 2 से ही जुड़ी है अभी भी, वो उधर घूम गई है तो क्या हुआ, इसी के अंदर अंदर उधर घूम जाएगी वो। समझे? अभी हम इस फिगर में नहीं दिखा पाएंगे तुम लोगों को, लेकिन समझ लेना, ए बी अगर इस वाले से जुड़ी थी तो वो इसी वाले से जुड़ी रहेगी, और सी डी इस वाले से जुड़ी थी तो इसी वाले से जुड़ी रहेगी। और अभी हमने यही कन्वेंशन तो लिया था, ठीक है। तो सी डी किससे जुड़ी है, इससे। अब जरा देखो, और जब हम रोटेट कराएंगे 180 डिग्री के आगे, ठीक है, और ज्यादा रोटेट कराएंगे, तो अब ये ऊपर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी इधर, बी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स किस तरफ, चार्ज पे फोर्स किस तरफ, इधर, चार्ज पे फोर्स इस तरफ, मतलब करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ। तो करंट किधर आई, डी टू सी, यानी कि इधर से आनी चाहिए, आनी चाहिए। समझे? और ये कहां से, इस स्लिप रिंग से आनी चाहिए, आनी चाहिए। इसका मतलब ये अब क्या हो चुका होगा, पॉजिटिव। समझे? और बी ए आर्म देखें या ए बी आर्म देखें, तो इसमें वही है, नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स आएगा इधर। समझे? वी क्रॉस बी निकाल के देख सकते हो, फोर्स आएगा इस यस तरफ, सर। फोर्स इस तरफ, तो करंट मूव, चार्जेस मूव भी इधर ही करेंगे, मतलब करंट भी इधर ही आएगी। इसका मतलब ये जो है ए बी आर्म किससे जुड़ा था, इस वाली सिपलिंग से, तो इससे करंट जानी चाहिए, जानी चाहिए। और जाती किससे है, नेगेटिव साइड जाती है ना करंट। नेगेटिव्स। यानी कि पहले ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हो चुका है, ये नेगेटिव हो चुका है आधे साइकिल के बाद। क्या हुआ, ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ नहीं मिला हम लोगों को। यस सर।
समझे? इसीलिए इससे जो फाइनल आउटपुट मिलता है वो ऑल्टरनेटिंग होता है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है, और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से करंट भी ऑल्टरनेटिंग वाली ही बनेगी ना, समझे? यस सर। यही तो पलटेंगे तभी तो करंट पलटेगी, और कैसे पलटेगी? वोल्टेज ही तो डेवलप करता है ना करंट को, करंट थोड़ी ना आ जाएगी अपने आप। ये नहीं पलटा तो करंट भी नहीं पलटेगी, समझे? अब आई बात समझ में कैसे हमको एसी मिल गई? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग ये अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। रोटेट करवाएंगे हम इसको, ठीक है? तो एंगुलर स्पीड देखेंगे इसकी, या एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, ठीक है? उससे रोटेट करवाएंगे इसको, यानी कि कितना एंगल कितने टाइम में रोटेट हो रहा है। क्लियर? तो थीटा बाई डेल्टा टी, तो थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। तो जब हम साइन थीटा वगैरह की जगह रखेंगे थीटा वीटा, तो वहां पे क्या रखेंगे? साइन ओमेगा टी रखने लगेंगे, समझे? कहीं भी आता होता है कुछ कॉस आता है तो कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी रखने लगेंगे। सर समझ पा रहे हो तुषार? देखो थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया? ओमेगा टी से। क्यों? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, एंगल चेंज अपॉन टाइम, एंगुलर स्पीड, यही तो हुई ना, एंगुलर स्पीड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो थीटा क्या हो गया? ओमेगा टी। तो इसलिए जहां जहां थीटा कॉस थीटा साइन थीटा सब में कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। देखो लिख दिया, क्या दिक्कत है? फाइव बी क्या था? बी ए कॉस थीटा। कितना फ्लक्स था? मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था? बी ए कॉस थीटा, है ना? ए क्या है? एरिया किसका? वही रेक्टेंगुलर लूप का एरिया, इसका एरिया। अरे यार कहाँ पहुंच गया? बार बार मिटा देते हैं, आ जाता है भूत की तरह वापस। समझ रहे हो? फाइव भी आ जाएगा बी ए यस कॉस सर। थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस ओमेगा टी हो गया ये, तो बी ए कॉस ओमेगा टी हो गया फाइव बी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फराडे लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स का डी बाई डी टी करेंगे तो आ जाना चाहिए ईएमएफ माइनस करके। ये तो एक कॉइल का हुआ, तो ईएमएफ क्या आना चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स का डी बाई डी टी करके माइनस करके, और एन टाइम्स, क्योंकि जितने लूप्स हैं जितने कॉइल्स हैं, ठीक है, उतना ईएमएफ आ जाएगा, तो माइनस एन, ये तो ठीक है। डी फाइव बी बाई डी टी क्या होगा? तो डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी, यही होने लगेगा। अब यहाँ बी और ए, एरिया ऑफ लूप तो सेम है ना, और बी मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेट फिक्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी सेम है, तो माइनस एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब बताओ कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यहाँ टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है, ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया होगा ना? डिफरेंशिएशन पढ़ा है? नो सर। डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा? तुमने मैथ्स लिए ना, तो पेपर कैसे होने वाला है? यस सर। पेपर कैसे होने वाला है? फिलहाल तो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, रेशनल नंबर और मैट्रिक्स चौथा डिटरमिनेंट चल रहा है। चल रहा है। यस सर। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी होगी और मैट्रिक्स भी होगी और डिटरमिनेशन चल रहा है। तो बचा क्या क्या है फिर? सर कंटिन्यूअस एंड डिसेबिलिटी और एक लिमिट्स और डेरिवेटिव्स बचे। मतलब बस इतना ही बचा है? देन प्रोग्रामिंग बची है। तुम्हारा 70% बचा है, पता है? 30% हुआ है अभी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और लिमिट्स एंड यस सर। डेरिवेटिव्स, ये सब मिला के बहुत बड़ा पोर्शन है। तो बहुत छोटे में घूम रहे हो अभी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बहुत छोटी चीजें हैं, कम है वो, समझ रहे हो? स्टार्टिंग से शुरू करा था मैंने तो। कब खत्म करने वाले हो भैया? कब है मैथ्स का? 5 ही तारीख को तो है। यस सर। क्या होने वाला है? क्या लग रहा है? कितने आ जाएंगे? दिक्कत हो जाएगी यार, ऐसा मत करो। फिजिक्स पढ़ रहे हो, ट्यूशन लगा रखी है, कोचिंग वोचिंग, मैथ वैथ की भी कर लेनी चाहिए थी ना।
मैथ की नहीं है फिजिक्स की फिजिक्स वाला से पढ़ रहा हूँ आगे क्या चीज? सर फिजिक्स वाला फिजिक्स वाला से क्या पढ़ लोगे? सर मैथ पढ़ रहे हो फिजिक्स वाला से, ये कह रहे हो सब्सक्रिप्शन लेके? यस सर अच्छा, तो मतलब अभी वीडियो वगैरह तुमको देखने बाकी है, ऐसा कुछ है? यस सर वीडियो देखता हूँ फिर खुद ही प्रैक्टिस करता हूँ क्वेश्चन की सैंपल पेपर जो ले रखा उससे तो तुमने तो पहले ही सब्सक्रिप्शन ले रखा था ना उसका, शुरू से ही? यस सर तो नहीं अभी शुरू तक से नहीं लिया था सर मैंने कब लिया फिर? अक्टूबर अक्टूबर में लिया था सर अक्टूबर में लिया है? जब आपकी अक्टूबर? क्लास ज्वाइन करी थी ना उससे कुछ दिन पहले लिया था अच्छा, तो फिर उससे पहले मतलब कुछ नहीं किया था, उसके बाद से फिर अभी तक पढ़ रहे हो? तब अब तक ये सब खत्म हुआ है, यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ये सब चीजें, ये कह रहे हो? नहीं सर मैथ के लिए शुरू करा था थोड़ा क्या चीज? थोड़ी बायो केमिस्ट्री पे ज्यादा करा था अच्छा अच्छा, तो नहीं वो उसका सब्सक्रिप्शन में मतलब सारे सब्जेक्ट्स थे ना, ऑल सब्जेक्ट्स वाला कुछ यस था, या सर फिर मेजर मेजर वाले कम से कम होंगे? नहीं सर सारे थे पीसीएमबी और इंग्लिश अच्छा, इंग्लिश भी था ना, हाँ वही तो वो ये वाला फिर क्या नाम है, मैथ्स का अभी उतना नहीं किया उसमें, आप करोगे? कर यस लो, सर टाइम बहुत कम है, सीरियसली बता रहे हैं। मैथ्स में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है ना, वहाँ सवाल गलत प्रैक्टिस की लैकिंग की वजह से हो जाएंगे, प्रॉब्लम ये है। ये नहीं कि कॉन्सेप्ट सीखने में यस टाइम सर लगेगा, कॉन्सेप्ट सीखने में कुछ टाइम नहीं लगता है, वो तो तुमको 2 दिन में सारे सीख जाओगे। हम कुछ भी हर एक चीज हम बता सकते हैं 2 दिन में, 2-2 घंटे की 2 दिन की क्लास में हम उनको पूरा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स बता सकते हैं, पूरा वो सब बता सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गलतियां कहाँ करोगे तुम, वो तुम जब क्वेश्चंस करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा, और एग्जाम में वो ना रिफ्लेक्ट हो, इसलिए इस वजह से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चक्कर ये है। आज 21 तारीख है, 10 दिन बचे हुए हैं, हम 10 ही दिन इसको मानेंगे, क्योंकि 3 तारीख को तो इंग्लिश का है, तो 1 2 3 को तो इंग्लिश ही पढ़ोगे, 1 2 कम से नहीं कम। सर इंग्लिश तो मेरी डेली चल रही है इंग्लिश का तो वैसे मैंने कर भी दिया था मेरे से दोबारा चली रिवीजन नहीं, एक बात बता रहे हैं, जब बिल्कुल परसों ही नरसों पेपर होता है तो तब फिर आदमी ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता है, ये बात हम बता रहे हैं। जब 1 तारीख को 2 तारीख को तुम शायद बहुत सारी चीजें नहीं ये सोचोगे कि पेपर में क्या हो सकता है, तुम थोड़ा वही कर लें, फिजिक्स उस दिन नहीं पढ़ पाओगे और चीजें नहीं पढ़ पाओगे, ये मेरा मतलब है, जहां तक हमें लगता है। इसलिए कह रहे हैं 30 20 तक का ही टाइम है, आज 21 खत्म हो गया, 8 दिन बचे हुए हैं, 22 9 दिन बचे हुए हैं, मतलब कर लो। 9 दिन में तुमको बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स खत्म करने हैं, कॉन्सेप्ट वाइज खत्म बड़े आराम से हो जाएंगे। फाइनल बात है तुमको प्रैक्टिस करने की, टाइम है नहीं। 5 को पेपर है, 3 के बाद एक दिन मिल रहा है खाली, 4, 5 को तो सुबह पेपर ही है। यस सर ठीक है, तो भैया थोड़ा कर लो, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट सही एक सब्जेक्ट खराब कर लो, सब में बैलेंस करना। चलो देखें आगे। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा माइन माइनस साइन माइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, चेन रूल चलता है, मतलब जैसे हमने कॉस थीटा का कर लिया, अब यहाँ पे थीटा के साथ साथ भी कुछ अगर होता, ए थीटा मान लो होता, तो साइन ए थीटा तो हो जाता, लेकिन उसके बाद डी बाई डी थीटा करके ए थीटा को हम डिफ्रेंशिएट करते, ऐसा होता, ठीक है। तो उसमें से कॉमन आ जाता ए बाहर, थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता जो कि हो जाता 1, तो ए इंटू 1 होके ए आने लगता है, यानी कि इसके साथ एक ए भी आएगा, ए थीटा को डिफ्रेंशिएट करने की वजह से, समझे, चेन रूल, अंदर अंदर चलते चले यस जाते हैं सर फंक्शन में, इसके अंदर भी कोई फंक्शन होता तो उसके अंदर भी घुस जाते, जब तक फाइनली सब कुछ डिफरेंशिएट ना हो जाए। तो कॉस ओमेगा टी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ओमेगा तो इसके लिए कांस्टेंट हो गया, तो पहले तो सिंपल बाहर वाले फंक्शन के हिसाब से काम करेगा, जैसे कि माइनस का साइन ओमेगा टी, सीधे सीधे कॉस का माइनस साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे डी बाई डी टी ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन फिर से होगा, इसमें क्या होगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी होगा जो कि हो जाएगा 1, तो सिर्फ ओमेगा और बचेगा, तो इसीलिए इसको हम पूरा हटा के एक ओमेगा और मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ओमेगा टी के मल्टीप्लाई में ओमेगा नहीं है, पूरे साइन ओमेगा टी के मल्टीप्लाई में ओमेगा है, ध्यान रखना। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, समझे? यस सर हाँ, कुछ मतलब नहीं समझे, डाउट आ गया? बता दो, बोल दो, बता देंगे हम जल्दी से।
सर ये क्या क्लियर बोलो, मैं आवाज ये बात तो साफ नहीं आ रही। सर डी बाई डी टी कॉस थीटा तो माइनस साइन डब्ल्यू जो टी भी होगा, थीटा, मतलब ओमेगा टी, हाँ, उसके और बाद ओमेगा इनटू टी का डब्ल्यू में। डिफरेंशिएशन, ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन होगा। चेन रूल ये कहता है अंदर और एंटर करना होता है जब तक कंप्लीटली सब कुछ डिफरेंशिएट ना हो जाए। जैसे कि तुम सुनो, साइन लॉग कॉस एक्स ये लिखा हुआ है। अब बताओ कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो पहले साइन के बेसिस पे डिफरेंशिएट होगा, जो भी है कॉस करके आ जाएगा, कॉस लॉग कॉस एक्स आ जाएगा, एक बार आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, फिर मल्टीप्लाई में और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, फिर मल्टीप्लाई में और अंदर वाले का, जब तक पूरा डिफरेंशिएट ना हो जाए। आप समझे, ऐसे चलता है चेन रूल का ये सिस्टम है। ठीक, तो ओमेगा टी भी तो एक फंक्शन था ना, उसका डिफरेंशिएशन फिर से हुआ। ओमेगा कांस्टेंट था, बाहर आ गया, टी का डिफरेंशिएशन वन हो जाता है। जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाता है ना, dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन आता है, साफ बात। टी का रिस्पेक्ट, टी का डिफरेंशिएशन टी आएगा। ओमेगा बाहर आ चुका था, इसीलिए बचा क्या, ओमेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस तो ये लगाई था। आप समझे क्या बात हो रही है? यस सर। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अरे कंट्रोल जेड होना कहाँ बंद हो जाता है, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यस एन सर। बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही बचेगा पूरा। क्या इक्वल टू यस ईएमएफ सर। इज इक्वल टू, ईएमएफ इज इक्वल टू, क्लियर। लेकिन एक बात बताएं हम, देखो साइन ओमेगा टी ये फंक्शन होगा, साइन का कर्व जैसा फंक्शन, ये साइन कर्व है, 0 से 0 यस सर। 90 पे फुल वन, यानी कि फिर 180 पे फिर 0, 270 पे -1 -1 और 360 पे फिर 0, ऐसे चलता है साइन थीटा यस का सर। कर्व या साइन ओमेगा टी का कर्व। तो अगर इसमें हम एक कुछ मल्टीप्लाई करवा दें, कुछ भी, जैसे 5 मल्टीप्लाई करवा दें, तो होगा ये कि बस इसका एम्पलीट्यूड जो 1 -1 के बीच में रहता था ना, 1 -1 के बीच में, वो 5 और -5 के बीच में रहने लगेगा, इतना ही अंतर आएगा। यस सर। समझे। तो ये है क्या एक्चुअली, 5 है क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव, कि कितना यहां से अचीव करने वाले हैं, इतना। समझे, हाइट, मैक्सिमम हाइट। समझ में आ रही बात। तो यस सर। यहाँ पे एन बी ए ओमेगा ये क्या होना चाहिए फिर, एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड। लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन साइन का इक्वल किसके आ रहा है, ईएमएफ के। तो ये एम्पलीट्यूड किसका होना चाहिए, ईएमएफ का एम्पलीट्यूड होना चाहिए। समझे, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, यस पीक सर। वैल्यू होनी चाहिए। तो एक्चुअली इसी को हम बोलेंगे ई नॉट। एन बी ए ओमेगा हो जाएगा ई नॉट, मीन्स पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। समझे, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जब साइन 1 पे पहुंचेगा तो ई की वैल्यू क्या आएगी, एन बी ए ओमेगा। इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एन बी ए ओमेगा, क्योंकि साइन मैक्सिमम 1 पे जाएगा ना। हेलो। मिनिमम वैल्यू भी क्या है, आवाज नहीं आ रही थी क्या, नो सर। कब से कट गई। सर अभी घटी थी बिल्कुल, बस जस्ट 2-3 सेकंड का ब्रेक। मतलब ये है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ होगा एन बी ए ओमेगा, पता चला ना। क्योंकि कैसे पता चला, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम कितना आएगा, 1। जब ये मैक्सिमम पे होगा तब ई की क्या वैल्यू होगी, एन बी ए ओमेगा जस्ट। तो ये ई की यस मैक्सिमम सर। वैल्यू हुई ना, तो इसको हम ई नॉट बोल देंगे मैक्सिमम वैल्यू को। तब क्या बन जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ऐसे ही कोई भी फंक्शन लिखा जाता है, समझे, कोई भी वेव का जो फंक्शन लिखा जाता है ना, वेव की इक्वेशन लिखी जाती है, वो ऐसे ही लिखी जाती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड हम सबका साइन वेव के हिसाब से 1 तो होगा नहीं, जितना होगा उतने का हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, हो गया। किसी भी वेव की फंक्शन को हम ऐसे करके
लिख सकते हैं, मीन्स y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी करके लिख सकते हैं। वाई एक्सिस पे हम उस वाले फंक्शन को दिखा सकते हैं। e इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो इस वाले पे ईएमएफ हो जाएगा, ये जो बनेगा ये ईएमएफ का फंक्शन हो जाएगा, मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू ई नॉट होने लगेगी। यही सब बातें हैं, समझे या नहीं? और इसको डिटेल में हम लोग और देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, समझ रहे हो? नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि एसी में, ऑल्टरनेटिंग करंट में, ये सब चीजें क्लियर है? ये आएगा एनबीए ओमेगा को हम ई नॉट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू बोल देंगे और वो हो जाएगा। सही है? अब भले उल्टी तरफ मैक्सिमम, यानी कि हम नेगेटिव वाले को भी मैक्सिमम बोल रहे हैं, इस वाले को भी मैक्सिमम बोल रहे हैं, क्योंकि भले उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, पर है तो मैक्सिमम, वैल्यू मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं बात हो रही है, नेगेटिव में भी मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर? ये बात है, तो इसीलिए दोनों तरफ से। सिंस द वैल्यू ऑफ द साइन फंक्शन वेरीज बिटवीन 1 एंड -1, the sign or polarity of the EMF changes with time। साइन जैसे बदल रहा है, आधे टाइम में साइन पॉजिटिव है, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव है, और आधे टाइम में साइन नेगेटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे है मतलब नेगेटिव है। तो आधे टाइम ईएमएफ भी पॉजिटिव रहेगा और आधे टाइम ईएमएफ नेगेटिव रहेगा। सब बात है। नोट फ्रॉम दिस दैट द ईएमएफ हैज इट्स एक्सट्रीमम वैल्यू व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 270। एक्सट्रीमम वैल्यू मतलब एक्सट्रीम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। थीटा 90 में मैक्सिमम आएगा, 90 पे पाई बाई 2 पे, और थीटा 3 पाई बाई 2 पे यानी कि 270 पे मैक्सिमम आएगा वैल्यू। इस तरफ मैक्सिमम, रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम। ठीक है, एज द चेंज ऑफ फ्लक्स इज ग्रेटेस्ट एट दीज पॉइंट्स, क्योंकि उस टाइम पे फ्लक्स सबसे ज्यादा तेजी से बदल रहा होता है। क्लियर? ये थीटा 90, थीटा 90 कब होगा देखो जरा, जब करंट ऐसे है तो एरिया का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एरिया से ही तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं ना। इस टाइम मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा है इसके, मतलब सॉरी एक सेकंड, नहीं ये थीटा कुछ और है, हाँ नहीं यही वाला थीटा है, सही है। तो इस टाइम से मैक्सिमम फ्लक्स का वो हो रहा होगा इस वजह से। ठीक, थीटा 90 पे और थीटा 270 पे, जब ये पलट चुका होगा थीटा ऊपर आ चुका होगा, मतलब ए ऊपर आ चुका होगा तो बी ये, तो एंगल कौन सा, ये वाला 270, इधर वाला नहीं। समझ में आ रही बात? ऐसे करके देख सकते हैं, तो इसीलिए तब फ्लक्स मैक्सिमम होगा। द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस पीरियोडिकली एंड देयरफॉर द करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होगा, इसीलिए उसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। आई बात समझ में? जिसकी फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसको किसी टाइम में चेंज हो रहा होगा ना, कुछ टाइम ले रहा होगा। और कोई भी चीज, एनीथिंग पर यूनिट टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, हमने बोला था। सही है? तो एनीथिंग पर यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे दो तरह की फ्रीक्वेंसीज आएंगी। ओमेगा भी तो फ्रीक्वेंसी ही थी ना, चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमने पहले ही बताया एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर नहीं होता है। क्लियर है? लेकिन ओमेगा 2 पाई न्यू के बराबर भी होता है, यानी कि लीनियर फ्रीक्वेंसी इंटू 2 पाई के बराबर भी होता है, एक पूरे के पूरे पीरियड में, है ना, इसके इक्वल होता है, तो वो हम रख सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो ईएमएफ क्या आने लगेगा, ई नॉट साइन होता था ओमेगा टी, अब हो जाएगा 2 पाई न्यू टी, ये भी हो सकता है, ऐसे भी इसको देखा जा सकता है। न्यू क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द जनरेटर कॉइल, किस फ्रीक्वेंसी जनरेटर कॉइल को तुम रोटेट करवा रहे हो, समझे, किस लीनियर फ्रीक्वेंसी से रोटेट करवा रहे हो, ये ओमेगा क्या है, किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट करवा रहे हो। क्लियर? अब किसी भी टी टाइम पे, मान लो तुम्हें 1 सेकंड पे देखना है, तुम्हें 0.5 सेकंड पे देखना है, मान लो तुमको 10 मिली सेकंड्स पे देखना है, कुछ भी टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी टाइम पे तुम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई की देख सकते हो, उस इंस्टेंट पे वैल्यू देख सकते हो। Note that equation this in this gives the instantaneous value of the EMF and E varies between plus E naught to minus E naught, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 जा सकती है और मिनिमम वैल्यू -1। जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 जाएगी
तो ई की भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी प्लस का ई नॉट, और साइन जब -1 जाएगा तो ई की वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस ई नॉट। क्लियर है ना? तो ई की वैल्यू प्लस ई नॉट माइनस ई यस नॉट सर। के बीच में पीरियोडिकली फ्लक्चुएट करती रहेगी। वी शैल लर्न हाउ टू डिटरमाइन द टाइम एवरेज्ड वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड करंट इन द नेक्स्ट चैप्टर। ये सब हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। समझे? क्लियर हो गया? यस सर। पक्का ना? देखो, हाँ, अब क्या है, ये अलग अलग सिचुएशंस पे दिखाया गया है, कुछ है नहीं, बचा नहीं है, खत्म हो गया ये चैप्टर। लेकिन तुम लोग बस ये देख लो, ठीक है? खत्म हो गया चैप्टर। ये देख लो, बात ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड NS ऊपर से दिखाया गया, और देखो लूप को पहले ऐसे टिल्टेड दिखाया गया। अब लूप का ओरिएंटेशन ये हो गया, यानी कि पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, फिर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि रोटेट होते होते कई सिचुएशंस आएंगे ना। रोटेट हो गया, अब इधर ऐसा हो चुका है, अब ऐसे से फिर रोटेट हो गया तो ऐसा हो चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट फील्ड है, स्टेज 1 2 3 4 ऐसे करके, समझे? फिर रोटेट हो जाएगा तो फिर फ्लैट हो जाएगा, देखो फ्लैट हो चुका है। ठीक, लेकिन ध्यान देना, ये R था कॉर्नर, ये कॉर्नर Q P S, यानी कि P Q R S कॉर्नर्स के नाम थे। जब ये इधर रोटेट हो चुका है तो R यहाँ नीचे आ चुका होगा, Q यहाँ ऊपर जा चुका होगा, तो देखो Q इधर आ गया, R इधर आ गया, समझे? R इधर हो गया। कुछ बात आ रही ना समझ में? S यस सर। इधर आ जाएगा, P इधर चला जाएगा, तो देखो S इधर आ गया, P इधर चला गया। क्लियर हुआ? अब इसको फिर रोटेट करेंगे तो Q ऊपर आ जाएगा, तो देखो Q ऊपर आ गया, R नीचे चला जाएगा तो R देखो नीचे चला गया, यहां से P ऊपर और S नीचे चला जाएगा, तो देखो P ऊपर और S नीचे आ गया। समझ में आई बात? फिर रोटेट करेंगे, ठीक है? तो अब Q फिर नीचे जाएगा, R ऊपर आ जाएगा, है ना? Q नीचे R ऊपर, देखो Q नीचे और R ऊपर आके साइड में आ गया इस तरफ, और यहाँ आ चुका होगा ना। और वैसे ही P इस तरफ और S इस तरफ, आमने सामने, P इस तरफ S इस तरफ, देखो राइट लेफ्ट। फिर अगर इसको रोटेट करेंगे तो R उठ के ऊपर और Q उठ के Q डाउन होके नीचे, तो देखो R ऊपर Q डाउन होके नीचे, कि हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं ना हर बार। और यहाँ से S उठ के ऊपर, समझ में आ रही है ना बात? S ऊपर और P नीचे, देखो जो बोल रहे हैं वो समझ में आ भी रहा है, या फिर सब कुछ जा रहा है ऊपर से? हाँ। आ रहा है ना? ये लूप दिख रहा है बस, और कुछ नहीं, ये लूप दिख रहा है, लिखा है ना? और इस लूप को ही आर्मेचर भी बोलते हैं, ठीक है? जो तुम उस दिन बोल रहे थे, आर्मेचर कॉइल। हम्म, यही आर्मेचर कॉइल, और कुछ है नहीं। तो अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग दिखाया गया है। तो देखो इस कंडीशन पे कितना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना है इस कंडीशन पे? 0 है। समझ पा रहे हो? 0। 0 है ना? इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कंडीशन पे है 0, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ है, ठीक? और इस कंडीशन पे मैक्सिमम आ गया है इंड्यूस ईएमएफ। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन पे जब रोटेशन हो रहा होता है तो सबसे ज्यादा करंट डेवलप हो पाती है, और इस कंडीशन पे जब रोटेशन हो रहा होता है, देखो रोटेशन होगा तो क्या होगा, ये कंडक्टर इधर राइट जाएगा, ये कंडक्टर लेफ्ट जाएगा। राइट जाएगा तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम नहीं हो गया, तो तो चार्ज चलेगा ही नहीं, चार्ज पे फोर्स नहीं लगेगा, और फोर्स नहीं लगने का मतलब है चार्ज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो करंट भी नहीं आएगी, करंट नहीं आएगी इसका मतलब है ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ होगा। समझे बात को? यस सर। इसीलिए ईएमएफ देखो यहाँ पे 0 है ना। इस कंडीशन पे क्या है, ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी, इसमें इस तरफ थी, तो इसमें फोर्स इधर आया, इसमें फोर्स इधर आया, चार्ज पे फोर्स इधर आने का मतलब चार्ज उधर चला, इस तरफ चला, इसमें चार्ज इस तरफ चला। चार्ज के इधर और इधर जाने के लिए करंट कैसे हो गई, लूप में क्लॉकवाइज टाइप हो गई, करंट आ गई ना, तो ईएमएफ क्या हुआ होगा, इंड्यूस हुआ होगा, तभी तो आई प्रॉपर वे में। तो ईएमएफ है देखो हाई मैक्सिमम वैल्यू पे है, इस केस में फिर ईएमएफ 0 हो जाएगा। फिर वही चीज है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सेम और ऑपोजिट है, ईएमएफ 0 हो गया। इस केस में फिर ईएमएफ है कुछ, लेकिन नेगेटिव है इस बार, यानी कि इससे नेगेटिव है, जो भी ये वाले का डायरेक्शन था ईएमएफ का, उससे तो अपोजिट ही आएगा इस वाले सिचुएशन में, क्योंकि देखो इसमें Q इधर था, R इधर, P इधर और S इधर, पलट चुका है अब ये, Q
Q इस तरफ आ इस तरफ Yes, sir. और S इस तरफ P इस तरफ, कंडक्टर ही पलट गए। RS इधर आ चुका है, PQ इधर, और यहाँ पे क्या था, PQ इधर था और RS इधर था। इसीलिए ईएमएफ का डायरेक्शन भी, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदल चुका होगा, रिवर्स हो गई होगी, तो रिवर्स का मतलब ईएमएफ ही रिवर्स हुआ होगा, तब करंट रिवर्स हुई है। समझे? इसीलिए नेगेटिव में आई है मैक्सिमम वैल्यू। ये वाले में फिर वही चीज है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सेम और अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आता है फोर्स। बात खत्म। समझ पा रहे हो? जीरो। Yes, sir. तो एक कंप्लीट साइकिल में ये सारी कंडीशंस एक एक बार लाई कर जाएंगी, और देखो ये कौन सी सिचुएशन अचीव हो गई है, सेम ये वाली। और फिर इसके आगे ये रिपीट चलेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। समझे? देखो इसको ध्यान से। आर Yes, ऊपर आ चुका है, क्यू नीचे, एस ऊपर, पी नीचे, एग्जैक्टली सेम जैसे कि इसमें है। तो जब ये अचीव हो गई तो देखो, यानी कि ये पॉइंट अचीव हो गया है फिर से। इसका मतलब इसके बाद फिर ऐसे ही बढ़ेगा, ये ऐसे ही फिर बढ़ेगा, ठीक, और यही काम चलता रहेगा आगे। समझ में आई बात? खत्म नहीं होगा, yes, जब sir. तक ये घूमता रहेगा तब तक ये काम चलता रहेगा। समझे क्लियरली क्या हुआ क्या नहीं हुआ? और एक कंप्लीट साइकिल को हम एक टाइम पीरियड बोलते हैं, यानी कि एक बार फुल पॉजिटिव, एक बार फुल नेगेटिव पहुंच के फिर से जीरो हो जाना। जीरो से शुरू किया था, एक बार फुल पॉजिटिव पहुंचे, एक बार फुल नेगेटिव पहुंचे, फिर जीरो पे आए, है ना? फिर से यही काम शुरू करेंगे। तो ये एग्जैक्टली एक पूरी साइकिल है ना, कंप्लीट साइकिल। तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक जितना भी टाइम लगा होगा उसको हम एक टाइम पीरियड बोलेंगे। कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो आधे में जितना टाइम लगा होगा उसको क्या बोलेंगे, T/2। इतना टाइम, Yes. देखो ये T/2 है ना, ध्यान से देखो, T/2 इतना टाइम, आधे में टाइम, ठीक। और उसके भी आधे में क्वार्टर हो गया ये तो, ठीक, उसका भी आधा 90, 180 का आधा 90, T/4 क्वार्टर टाइम या क्वार्टर साइकिल बोल सकते हो उसको। तो ये एक क्वार्टर साइकिल, ये भी एक क्वार्टर साइकिल, ये भी एक क्वार्टर साइकिल, और ये भी एक क्वार्टर साइकिल। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ना क्या बात हो रही है? यहाँ तक एक पूरा टाइम पीरियड हो चुका है। और ये फिर कितना हो जाएगा, 3T/4, क्योंकि देखो T/4 प्लस T/4 प्लस T/4, 3 बार करेंगे तो 3T/4 हो जाएगा ना, इसीलिए 3 क्वार्टर साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। चौथी बार करेंगे तो 4T/4 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल, यानी कि T कंप्लीट टाइम पीरियड, क्योंकि वहीं से तो डिराइव किया है। समझ में आई बात? Yes, sir. एक 360 डिग्री रोटेशन में ये सब चीजें हो चुकी होंगी। इन कमर्शियल जनरेटर्स द मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन ऑफ द आर्मेचर इज प्रोवाइडेड बाय वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम डैम्स, ठीक। इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। घर वालों की बात नहीं हो रही है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है वहां की बात हो रही है। हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, वहां पे रिवर के फ्लो या डैम से निकलने वाला पानी है, एक पर्टिकुलर चैनल से, उसके एक गेट से, वो बहुत तेज आता है। तो उसको हम यूज करते हैं किसको, टरबाइन को घुमाने के लिए, ताकि टरबाइन घूमे, और टरबाइन की शाफ्ट से जनरेटर का शाफ्ट जुड़ा हुआ है, तो जनरेटर भी का भी आर्मेचर घूमने लगेगा, और जैसे जनरेटर का आर्मेचर घूमने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू, काम खत्म। समझे? ये चीज है। Yes, sir. ये और भी तरीकों से किया जा सकता है, जो हम लोग अपने घर वाले में किए हैं, उसमें मैकेनिकल एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है और रोटेशन के लिए आर्मेचर के, उसको हम प्रोवाइड करते हैं बाय इंजन, बाय इंजन। समझे? इंजन से प्रोवाइड करते हैं, इंजन में डीजल यूज करके, फ्यूल यूज करके हम इंजन से उसको रोटेशन देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी वाला। क्लियर? अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से दे सकते हैं, ठीक। Alternatively, water is heated to produce steam using coal or other sources. कोल पावर प्लांट में ये होता है, पानी को यूज किया जाता है हीट करने के लिए, कोल को, कोल हीट होता है, नहीं सॉरी, कोल से हीट पानी को किया जाता है, उल्टा बोल रहा हूँ। कोल से पानी को, कोल को गर्म करके पानी को हीट किया जाता है, जिससे स्टीम बनती है, उसको सुपर हीट किया जाता है, जिससे सुपर हीटेड स्टीम बनती है, जो कि तेज चलती है, क्योंकि जितना भी गैस हीटेड होगी उसके मॉलिक्यूल तेज चलेंगे, फास्ट चलेंगे, ठीक है। Yes, sir. और उसको भी और फास्ट कर दिया जाता है, और ज्यादा बड़े पाइप से छोटा करते 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 बहुत पतले से पाइप से निकाल के नोजल ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और उस प्रेशराइज्ड हाईली स्टीम्ड गैस को, मतलब हाईली सुपर हीटेड गैस स्टीम को, वाटर की, हिट करवाया जाता है टरबाइन के फैन पे,
ठीक है, टरबाइन के फ्लैप्स पे जो फैन होता है, हिट करते हैं वो घूमने लगता है, घूमने लगता है तो शाफ्ट, जनरेटर का शाफ्ट भी घूमने लगता है, और शाफ्ट के साथ आर्मेचर जुड़ी है, आर्मेचर भी घूमने लगती है अंदर, बस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट। दीज आर कॉल्ड थर्मल जनरेटर्स। ठीक है, क्योंकि उसको कोल जला के किया जा रहा है। ये वाले कौन से थे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, क्योंकि उसको वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, वाटर के फ्लो की वजह से घुमाया जा रहा था। ठीक। इंस्टेड ऑफ कोल इफ अ न्यूक्लियर फ्यूल इज यूज्ड, वी गेट न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स। अगर हम कोल की जगह, कोल से वाटर गर्म, पानी गर्म करने की जगह, बॉयलर गर्म करने की जगह न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर से गर्म करें, न्यूक्लियर फ्यूल से गर्म करें, तो हम उसी सेम चीज को बोल देंगे न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स। सही। मॉडर्न डे जनरेटर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर एज हाई एज 500 मेगावाट्स। इसको काफी ज्यादा बोलते हैं। मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁶ मेगावाट, बहुत ज्यादा हुआ, समझ रहे हो? ठीक। दैट इज, ये वैसे मॉडर्न वाला नहीं है, इससे ज्यादा जनरेट होती है, ये इनका मॉडर्न है जब इन्होंने छापा था इसको, समझ रहे हो ना? दैट इज वन कैन लाइट अप 5 मिलियन 100 वाट बल्ब्स। उस समय 100 वाट बल्ब चलते थे, अब कम चलते हैं। 5 मिलियन 100 वाट बल्ब, 5 मिलियन मतलब पता है? 50 लाख, क्योंकि 1 मिलियन 10 लाख, 5 मिलियन 50 lakhs। इन मोस्ट जनरेटर्स द कॉइल्स आर हेल्ड स्टेशनरी एंड इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विच आर रोटेटेड। कई जगह पे कॉइल को फिक्स रखते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट को ही रोटेट कर देते हैं, क्योंकि बात यह है कि या तो कॉइल घूमे या कॉइल फिक्स रहे और ये मैग्नेट ही घूम जाए, दोनों में सेम ही बात होगी। हमें चाहिए कंडक्टर का रिलेटिव मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब चाहे मैग्नेटिक फील्ड चले या कंडक्टर चले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे फैन में भी यही चीज होती है, कंडक्टर नहीं चलता है, पहले कंडक्टर थोड़ी ना चलता है। सोचो कंडक्टर चलता तो हमको दिखता नहीं, हमको चलाना पड़ता फैन को डंडे से ऐसे करके कि कंडक्टर चले मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है जो घूम सकती हो। तो कंडक्टर के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड चली, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कंडक्टर भी चल गया ना, समझे? यस सर। जैसे कि तुम स्टेशन पे खड़े हो और तुषार एक ट्रेन में है, तुम प्लेटफॉर्म पे हो और ट्रेन की तरफ देख रहे हो, और ट्रेन तुमको क्रॉस की, तो तुषार ने तुमको क्रॉस किया। या फिर तुम ट्रेन में हो और तुषार स्टेशन पे है, और तब ट्रेन ने क्रॉस किया तो तुमने तुषार को क्रॉस किया, लेकिन दोनों में सेम बातें हैं, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया। ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए यहाँ पे भी कंडक्टर चले या वो चले, सेम बात है। कौन गया? तुषार? सर मैं वो सर, यस आवाज आपकी। फिर से चली गई थी। लगता है ये मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं यस कर सर। पाता है, मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाता है, जल्दी जल्दी बोलते हैं ना शायद कभी कभी। ठीक है, इसमें ज्यादातर यही होता है, मैग्नेट रोटेट होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन क्या है? 50 हर्ट्ज इन इंडिया। तभी तो सारे अप्लायंसेस 50 हर्ट्ज पे काम करते हैं, समझे? यानी कि 50 टाइम्स कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन 50 टाइम्स हो जाता है 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 50 बार रोटेट हो जाता है, समझे? जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसकी बात हो रही है इंडिया में। और यूएस वगैरह में कितनी है? 60 हर्ट्ज। इन सर्टन कंट्रीज सच एज यूएसए देयर इज 60 हर्ट्ज सप्लाई। तो वहाँ के अप्लायंसेस यहाँ पे काम नहीं करेंगे, यहाँ के अप्लायंसेस वहाँ पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए अप्लायंसेस को, समझे? और सिंक्रोनाइज का मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर। सिंक्रोनाइज होने का मतलब समझ रहे हो? जैसे दो लोग साथ साथ चल रहे हो, तो दोनों के कदम अगर एक साथ पड़े तो उसको हम बोलेंगे इनके जो फुट स्टेप्स हैं वो सिंक्रोनाइज्ड आपस में, समझ रहे हो? आवाज आ रही है? सर। यस सर। हम्म। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज होने का मतलब भी यही है कि अप्लायंसेस भी 50 हर्ट्ज पे चलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं इंडिया में, ठीक, और बाहर यूएस में 60 हर्ट्ज पे डिजाइन किए जाते हैं, ताकि क्योंकि वहाँ सप्लाई ही 60 हर्ट्ज आ रही है। खत्म हो गया चैप्टर। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं यहीं पे।